One. I'm Shrikar Verma from Mechanical Part 2, and my co-presenter is Sonali Sikarwar. So, Sonali, you can introduce yourself. So, hello everyone, myself Sonali Sikawar from Mechanical Engineering Part 2. So, today we'll basically be covering about the basics of airfoil theory and their analysis using XFLR file. So, let's start. So, what is an airfoil? So, airfoil is a cross section of a wing, you can simply say, and it is basically a unique shape that has the ability to generate a substantial amount of lift so that it can support an object's weight. So जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, ये एक विंग का ही हमने सेगमेंट लिया है, और अगर तुम उसको बीच से काटो तो ये जो शेप दिख रहा है, ये वाला जहाँ पे एयरफॉयल सेक्शन लिखा हुआ है, वो बेसिकली एक एयरफॉयल का शेप होता है। और ये शेप के अराउंड एयर फ्लो होने से लिफ्ट जनरेट हो पाता है, जैसा तुम लोग ने बुक में पढ़ा होगा अभी तक में थोड़ा बहुत। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बता रहा हूँ मैं। इससे लिफ्ट जनरेट कर सकते हैं हम लोग, जिससे कि किसी भी चीज़ को जो कि मेन रीज़न है कि एक प्लेन उड़ पाता है लिफ्ट जनरेट करके। सो अभी तुम लोग ने XFLR5 डाउनलोड कर लिया है ना, तो अभी तुम लोग XFLR5 खोलो, अगर नहीं किया है डाउनलोड तो देखते रहो बस। तो XFLR5 तुम लोगों ने डाउनलोड किया होगा, तो यहाँ कुछ किया होगा इस जगह पे, यहाँ पे .exe फाइल खोल लो और इसको खोल के रखो और मिनिमाइज कर दो। और फिर अच्छा, कोई दिक्कत होगा या फॉलो नहीं कर पा रहे होगे तो बीच में पूछ सकते हो रोक के, ठीक है? कोई हाँ बोल दो बस। ठीक है भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो खोल लिया तुम लोग ने, मिनिमाइज कर लिया। अब गूगल करो airfoiltools.com। उस पे यहाँ से बेसिकली हम लोग एक एयरफॉइल का शेप इंपोर्ट करेंगे XFLR5 में। तो यहाँ पे जाके पहला ऑप्शन पे क्लिक करो, एयरफॉइल सर्च, और यहाँ पे ये चीज़ तुम लोग टाइप करो, इसको मैं चैट में सेंड कर देता हूँ, तुम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो। भैया कौन सा आपने बोला सर्च किया? सर्च करने का भी मैं लिख देता हूँ, भेज देता हूँ। ये कॉपी पेस्ट कर लो, गूगल पे खुल जाएगा airfoiltools.com, और वहाँ पे पहला ऑप्शन क्लिक करो जो कि है एयरफॉइल सर्च। उस पर क्लिक करो और यहाँ पे ये वाला नाम डालो जो मैं चैट में लिख के भेज दिया हूँ, और फिर सर्च पे क्लिक करो। ओके, सो अभी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये तुमको एक एयरफॉइल का शेप दिखेगा, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखेगा, एयरफॉइल डिटेल्स, सेलेक्ट फॉर्मेट, सोर्स डेट फाइल। तो तुम्हें बेसिकली सबसे नीचे वाला जो है यहाँ पे सोर्स DAT फाइल, इस पे राइट क्लिक करके सेव लिंक एज करना है। और उसके बाद तुम लोग अपना जिस भी लोकेशन में डाउनलोड करना चाहते हो डाल दो। मोस्टली अगर तुम लोग नहीं डालोगे कहीं तो वो डाउनलोड्स में डाउनलोड होता है। तो यहाँ पे और ये देख लेना कि टाइप में अगर तुम्हारा कुछ और है तो .dat कर लेना, डैट फाइल, वरना नहीं खुलेगा। ठीक है, तो मैं सेव कर रहा हूँ अभी। हो गया होगा। सो मेरा यहाँ पे सेव हो गया, तुम लोग भी चेक कर रहे हो, तुम लोग का डाउनलोड्स में होगा या जो भी लोकेशन तुम लोग डाले हो वहाँ पे होगा। अब वापस यहाँ XFLR5 वाला जो खोला था विंडो, उसमें आ जाओ और फाइल में जाके ओपन करो, और वो वाले लोकेशन में चले जाओ जहाँ पे तुम लोग ने डाउनलोड किया था, और उसको सेलेक्ट करके ओपन कर दो।
यहाँ तक हुआ सबका? भैया आपने वो हाँ जो भैया सर्च हाँ करने भैया के बाद कौन सा डाला था, कौन सा बटन क्लिक किया था सेव करने के लिए? सेव करने के लिए सबसे नीचे जो है ना, ये सोर्स DAT फाइल, इस पे राइट क्लिक करो और सेव लिंक एज पे क्लिक कर दो। ठीक है। अच्छा हाँ। तो हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, एक शेप बन गया है जो कि एयरफॉइल का शेप है। तो इस एयरफॉइल का नाम है FX73CL2 152। और ये एयरफॉइल हम लोग ने अपने जो कंपटीशन था हमारा ALB टोला, उसमें हमने यूज़ किया था। इसको यूज़ करके हम लोग सेकंड आए थे। तो ये काफ़ी अच्छा एयरफॉइल है, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी सही हैं। तो तुम लोग बता दो, इतना तक कर लियो तुम लोग तो हाँ बोल दो या चैट में लिख दो कुछ भी। हाँ भैया यहाँ तक कर लियो, cool। सो ये एयरफॉइल बन गया। अभी तुम लोग को इसके कुछ नॉमेनक्लेचर वगैरह बता देते हैं। तो इससे बहुत बेसिक सा है। सो बेसिकली ये एक एयरफॉइल का शेप है, क्रॉस सेक्शन। और इसमें तुम लोग देख सकते हो कि जो सबसे पीछे वाला पार्ट है, जो नहीं, जो सबसे आगे वाला पार्ट है, जो ऑनकमिंग विंड फेस करता है और जो बल्कि है, उसको लीडिंग एज बोलते हैं। और ठीक यहाँ पे जो सबसे पीछे वाला पार्ट है, जो कि जहाँ से विंड तुम्हारा एग्जिट करता है, ऑनकमिंग विंड, उसको ट्रेलिंग एज बोलते हैं। फिर ये तुम्हारा जो डैश्ड लाइन दिख रहा है, ये मीन केम्बर लाइन है। ये बेसिकली ऐसा, इसके लिए क्या करना होता है, तुम किसी भी एयरफॉइल के कॉर्ड को पकड़ो। कॉर्ड कैसे बनता है, बेसिकली तुम दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, और उस दो एंड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कॉर्ड मिला, उसका मिड पॉइंट को मार्क कर लो। वैसे ही तुम सारे जितने भी कॉर्ड्स बन सकते हैं, सबके मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो तुमको ये मीन केम्बर लाइन मिलेगा। ये बेसिकली एक एयरफॉइल के कर्वेचर का हम लोग को रफ आइडिया दे देता है। और तो इसको मीन केम्बर लाइन बोलते हैं। सिमिलरली ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज तक, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड लेंथ। और इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। इसको कॉर्ड सी से डिनोट करते हैं। और इसका बहुत सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये कॉर्ड लेंथ जो है, हम लोग जितने भी पैरामीटर्स हैं, थिकनेस हो गया या फिर तुम्हारे एरोडायनेमिक सेंटर हो गया जो आगे अभी दिखेगा तुम लोग को, वो सब हम लोग कॉर्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, लाइक उसके परसेंटेज में बताते हैं। तो ये हो गए। और जो कुछ छोटे मोटे चीज बचे वो भी बता देते हैं। हाँ, तो मैक्सिमम थिकनेस बेसिकली तुम लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज मूव करोगे तो जो भी तुम्हें मैक्सिमम थिकनेस मिलेगा लोअर पार्ट और अपर पार्ट के बीच में, वो तुम्हारा मैक्सिमम थिकनेस हो जाता है। और केम्बर बेसिकली मैक्सिमम थिकनेस बिटवीन कॉर्ड लेंथ एंड मीन केम्बर लाइन, उसे हम लोग केम्बर बोलते हैं। ठीक है। तो आगे का तुम्हें अब सोनाली बताएगी। सोनाली। ओके। सो शेखर ने तुमको ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर एयरफॉइल की डेफिनेशन बता दी है और नॉमेनक्लेचर, बट देर इज वन मोर इम्पोर्टेंट पैरामीटर विच इज एंगल ऑफ अटैक। तो एंगल ऑफ अटैक इज सिंपली द एंगल बिटवीन द कोड लाइन जो लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज को ज्वाइन करती है, एंड द विंड स्पीड डायरेक्शन। यू कैन सी इट इज नोटेड बाय अल्फा, एंगल ऑफ अटैक। समझ में आया सबको? हाँ दीदी। ओके। हाँ शेखर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके. So, some of you might have gone through the chapter first of J.N.D. Anderson, right? And वहाँ पे तुमने पढ़ा होगा कि जो एयरफॉइल है उसमें फोर्सेस और जो भी मोमेंट्स दिखते हैं वो किस दो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और वी कैन से फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से जनरेट होते हैं? डज एनीवन नो हियर? Yeah, it is because of pressure, direct pressure impact and pressure Yeah. stress and viscous stress of.
या शियर Right. स्ट्रेस या करेक्ट। सो अब होता है क्या है? अब जैसे कि मान लो जो अपना जो प्रेशर फोर्स होता है इट एक्ट्स डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है वो होता है शियर स्ट्रेस। ओके, सो इट एक्ट्स एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द एयरफॉइल जो भी तुमको दिख रहा है। ओके, और तो होता है क्या है बेसिकली, अब सपोज तुम मान लो कि तुम्हारे पास एक स्ट्रेट प्लेट है, और मान लो कि उस पे तुमको तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जिसमें तुमको पता होगा एक फ्लैट प्लेट है और उस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान लो उसका वेट लग रहा है mg, तो उसकी लोकेशन अपन को पता होता है कि हाँ वो cg पे लगेगा। अब एयरफॉइल के लिए वो पॉइंट को अपन क्या डिफाइन करेंगे? तुमने शायद ये भी पढ़ा होगा। सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर दीदी। या और जो नेट फोर्स लगता है उसको by integrating the pressure distribution and shear stress distribution, the resultant force। वो सेंटर ऑफ प्रेशर में ही लगेगा ना। या एंड अलोंग विद दैट एक और चीज होती है, लेट मी टेल यू। ओके, मोमेंट लगता है एक और चीज। हाँ ओके, हाँ yes या दीदी। अब तो जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वी कैन डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज द लिफ्ट एंड सेकंड वन इज द ड्रैग। So lift acts perpendicular to the direction of relative wind speed, and drag acts always parallel to the, or we can say in the direction of relative wind speed. Okay. So एक रिजल्ट तुम बस अभी याद रखो, आई विल एक्सप्लेन यू इन द अपकमिंग स्लाइड्स कि ऐसा क्यों होता है। सो तुम एंगल ऑफ अटैक देख रहे हो, इट इज द एंगल बिटवीन द कोड लाइन एंड रिलेटिव विंड स्पीड। ओके, so as angle of attack increases, the value of the resultant force increases। okay, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होते जाता है। तो वी इससे एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर रिजल्टेंट फोर्स बढ़ रहा है तो अलोंग विद दैट उसके जो कंपोनेंट्स होंगे लिफ्ट और ड्रैग, इनका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। लॉजिकल, समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। ओके, तो कंक्लूजन इज एज एंगल ऑफ अटैक इंक्रीजेस लिफ्ट फोर्स इंक्रीजेस, अलोंग विद दैट ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होता है, बट जो लिफ्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है। ओके, सो अब एक और चीज़। दीदी यस, अगर हम लोग यहाँ पे चाहे कि रिजल्टेंट फोर्स ऐसे बढ़े कि ड्रैग हम लोग का बढ़े और लिफ्ट तो मतलब ड्रैग लिफ्ट के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़े, तो फिर उसके लिए क्या कर सकते, मतलब वो वैसा पॉसिबल है और मतलब है तो कैसे कर सकते हैं? ड्रैग ज़्यादा इंक्रीज हो एज कम्पेयर टू द लिफ्ट। यस। अगर नेगेटिव एंगल ऑफ अटैक पे करेंगे, आई गेस इन ऑलमोस्ट तुम ऑल द एंगल केसेस। ऑफ अटैक बढ़ाते जाओगे तो ड्रैग बढ़ते जाएगा, मतलब लिफ्ट से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा ड्रैग, क्योंकि उसमें फ्लो सेपरेशन हो जाता है और वेग फॉर्म होता है, जो कि आगे बताएंगे हम लोग। एक स्टॉल एंगल और आएगा उसके बाद। या और सेंटर ऑफ प्रेशर के अबाउट सेंटर ऑफ प्रेशर के अबाउट मोमेंट क्या होता है, कोई गेस कर सकता है या किसी को मालूम है तो बताओ। जीरो। सही है। परपेंडिकुलर और डिस्टेंस नहीं जैसे होता। जैसे एंगल ऑफ, हाँ, जीरो होता है, सही। और जैसे जैसे एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते जाएंगे तो क्या लगता है, सेंटर ऑफ प्रेशर लीडिंग एज की तरफ मूव करेगा या ट्रेलिंग एज की तरफ? लीडिंग एज आगे वाला, ट्रेलिंग एज पीछे वाला? लीडिंग एज की तरफ। या एंड द रीजन बिहाइंड इट। ओके, मैं बताता हूँ। सो तुमको लेफ्ट वाले एयरफॉइल में एक पिंक डॉट दिख रहा होगा विच इज़ नोन एज द एरोडायनेमिक सेंटर। ओके, तो इस पॉइंट के अबाउट अपना जो नेट मूवमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। इफ़ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ अटैक, इसकी जो पोजीशन होगी एरोडायनेमिक सेंटर, इफ़ यू मेजर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज, तो एक डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब इट विल लाई ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ c/4। एंगल ऑफ अटैक चेंज करने पे चेंज नहीं होती इसकी पोजीशन। while cp की पोजीशन, if we increase the angle of attack, it will move towards the leading edge। ओके, अब रीजन बताती हूँ कि एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज करने से क्यों मूव करता है। तो मोमेंट का फॉर्मूला सबको पता होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? और मैंने अभी बताया कि एज एंगल ऑफ अटैक इंक्रीजेस, अपनी जो रिजल्टेंट फोर्स होती है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है।
सो अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन देम शुड डिक्रीज, राइट? दैट्स व्हाई एज एंगल ऑफ अटैक इंक्रीजेस, CP मूव्स टुवर्ड्स द लीडिंग एज। ये सबको समझ में आया? हाँ दीदी। दीदी एरोडायनामिक सेंटर और मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर कुछ अलग है क्या? या बहुत है डिफरेंट। CP वो पॉइंट है, अब जैसे कि मान लो तुम्हारी फ्लैट प्लेट है, उस पर यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन पर मीटर। तो तुम क्या बोलोगे कि मान लो उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 2 मीटर सपोज, जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा 10 इंटू 2 20 न्यूटन, और वो कहाँ पे लगेगा? सेंटर पे, 1 मीटर पे। तो सिमिलरली Okay. अब एयरफॉइल ऐसे सिमेट्रिकल शेप की नहीं होती, कुछ कुछ कैम्बर्ड होंगी, कुछ कुछ नेगेटिव कैम्बर्ड होगी। तो अब साइंटिस्ट को ये था कि ठीक है, हमने निकाल लिया कि कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन उनको लोकेशन निकालनी थी कि कोर लेंथ पे लीडिंग एज से कितने डिस्टेंस पे वो नेट फोर्स एक्ट करेगा। तो उन्होंने फिर डिफाइन किया सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके। और एरोडायनेमिक सेंटर वो पॉइंट है जिसके अबाउट मोमेंट कांस्टेंट होता है, उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, बट सेंटर ऑफ प्रेशर के अबाउट अपना नेट मोमेंट 0 होता है। मतलब इफ यू कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट इट, इट वैल्यू विल बी 0। Okay. या ठीक है, यू कैन मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, so before coming to this slide, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं XFLR5 में। तो तुम लोग ने इतना कर लिया, एयरफॉइल तुम्हारा इंपोर्ट हो गया इसमें। अब तुम्हें क्या करना है, तुम डिज़ाइन में जाओ, फाइल व्यू फॉइल डिज़ाइन, डिज़ाइन में जाओ और सबसे नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, नाका फॉइल्स। ठीक है, और यहाँ पे जो 4 जीरोस हैं वहाँ पे एक 9 डाल दो एक्स्ट्रा और ओके कर दो। यहाँ पे भी ओके कर दो। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग क्या किए कि XFLR5 जो है उसमें इनबिल्ट कुछ एयरफॉइल्स भी होते हैं। तो नाका सीरीज ऑफ एयरफॉइल्स होता है जो कि नासा ने बहुत पहले लाइक एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्हें डिज़ाइन किया था। तो वो इसमें काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो अभी के लिए हम लोग डिजाइन क्या हेलो क्या बोल रहे हो? हाँ डिजाइन में आपने कहाँ गया मतलब कौन सा बटन क्लिक किया डिज़ाइन आपने? में सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो है नाका फॉइल्स, उसमें जाओ। गए? और हाँ हाँ, गया। और यहाँ पे 9 सेलेक्ट कर लो। 4 और 5 डिजिट्स है ना, तो 4 जीरोस होंगे तो एक 9 एंड में ऐड कर दो ओके और ओके कर दो। फिर ये एक हम्म बॉक्स आएगा, यहाँ पे भी ओके कर देना। हम्म ठीक है, हाँ तो हो हाँ, हाँ तो मैं बता रहा था कि बेसिकली XFLR5 के अंदर नाका एयरफॉइल्स जो हैं वो बहुत सारे इनबिल्ट आते हैं, जिसके लिए तुम्हें बाहर से इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम ये 2 एयरफॉइल्स का एनालिसिस करने वाले हैं। पहला है नाका 9, दूसरा है FX73। ठीक है, तो तुमने दोनों इंपोर्ट कर लिया। अब तुम नेक्स्ट जाओ एनालिसिस पे और उसमें मल्टी थ्रेडेड बैच एनालिसिस पे क्लिक करो। सिर्फ बैच एनालिसिस दिखा रहा है। मल्टी थ्रेडेड दिख रहा होगा नीचे, थर्ड ऑप्शन। नहीं है भैया मतलब नहीं नहीं है है? भाई। नहीं है भैया। नहीं है भैया। शॉर्टकट की होगा, कंट्रोल F6 से होगा सर। चलो तब कंट्रोल F6 दबा के देखो, नहीं तो बैच एनालिसिस पे ही चले जाओ। बैच एनालिसिस में कंट्रोल प्लस F6 लिखा हुआ। हाँ भैया। वो चलो वही स्क्रीन आ रहा है मेरे हिसाब से थोड़ा वो बस हाँ अच्छा, ठीक है खराब भैया, नहीं कंट्रोल F6 दबाने के बाद मल्टी थ्रेडेड आ रहा है। आ रहा है आ रहा है तो उसमें ही चले जाओ फिर। कंट्रोल F6 करके आ रहा है तो सब कंट्रोल F6 दबा लो। से वही चीज है मतलब बैच एनालिसिस में ही वही आ रहा है। अच्छा, तो किसी का खुला है क्या मल्टी थ्रेडेड? कोई हाँ भैया बोला था खुल शायद गया। अभी। हाँ भैया खुल गया। खुला है। एक बार कंफर्म कर लो किस किस का खुला है मल्टी थ्रेडेड।
हैंड रेज कर दो। भैया ऊपर लिखा मल्टी थ्रेडेड है बट अंदर कंटेंट कुछ और ही है। हाँ भैया। चलो 5 लोगों का खुला उसमें है। फॉइल ठीक। सिलेक्शन नहीं आ रहा, मतलब ऐसा। मेजॉरिटी का बैच एनालिसिस है, राइट? हाँ श्रीकर, 3 गो विद लोगों का खुला है। अच्छा नहीं, 5, 2 ने हैंड्स डाउन कर लिया। गो विद बैच एनालिसिस देन। ओके, तो बैच एनालिसिस करते हैं फिर। तो यहाँ पे तुम लोग फॉइल सिलेक्शन दिख रहा है तुम लोगों को सबसे ऊपर? भैया फॉइल आपका सिलेक्शन बैच वाला। एनालिसिस हमारा डिफरेंट आ रहा है, नहीं है। हाँ नहीं हाँ भैया भैया हम कुछ लोग का और ही यहाँ डिफरेंट दिखा रहा है। हमारे बैच पे हमको एनालिसिस दो एयर फॉइल्स के नाम आ रहे हैं। क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं तुम लोग के? फॉइल सिलेक्शन नहीं आ रहा है। मैं वहाँ व्हाट्सएप पे ऊपर में भेज पहले दूँ ही क्या? से फॉइल लिखा हुआ है, एक स्क्रीनशॉट भेज देते ग्रुप पर। हाँ भेज दो। हाँ भैया भेज दिए। अच्छा व्हाट्सएप पे भेजो क्या? हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पर एनडी जावा में। एक्चुअली वर्जन्स का डिफरेंट है। श्रीका तुम्हारा वर्जन 6.48 है और इनका 6.54 है। हाँ, एक काम करो, इसमें तुम लोग दोनों सेलेक्ट करने का ट्राई करो ना। दोनों एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, नाका और एफएक्स। बस हो जाना चाहिए। हाँ हाँ भैया हो तो रहा है। हो रहा है ना? तो हाँ भैया वो सेलेक्ट हो रहा है। हाँ भैया हो रहा है। वो दोनों सेलेक्ट कर लो। और नीचे जो टेबल है ना, आरी मार्क एनक्रिप्ट, उसमें क्या करो, सारे जितने भी रोज हैं 2 रोज छोड़ के बाकी सारे डिलीट कर दो। हमें अभी अभी के लिए 2 रोज का ही जरूरत है। तो वो एनक्रिप्ट और उसमें एक्शंस क्लिक करो तो डिलीट करने का ऑप्शन आना चाहिए। मतलब खाली बैक स्पेस दबा दे। नहीं, बैक स्पेस नहीं, रो ही डिलीट करो। 1 2 3 4 5 लिखा है ना, वन उस पे क्लिक करो। और फिर देखो राइट क्लिक करके अगर डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है तो। नहीं भैया राइट क्लिक करने पे तो कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा क्या हाँ था? तो एक्शंस तो वैसे ही ब्लैंक है भैया। अरे श्रीका वहां एक पे बार जो क्रॉस बना हुआ है ना, उसमें उससे क्रॉस करो तो डिलीट हो जा रहा है। हाँ हाँ सबके हाँ इसमें हाँ हाँ भैया हाँ वो क्रॉस पे क्लिक करते हैं तो हाँ वो क्रॉस क्रॉस गायब हो करने जाता पे है। हो जा रहा है। हाँ हाँ तो क्रॉस कर दो। पहले 2 छोड़ के सारे क्रॉस कर दो। ओके, नहीं वो साइड में एक्शन है, उससे भी डिलीट हो सकता। हाँ साइड में एक्सेस पर भी क्लिक करने पर डिलीट हो जाएगा, वो 3 डॉट पर। हो गया। हो गया भैया। हो गया। हाँ और भैया हो गया। अब तुम लोग जो 2 रोज तुम लोग बचा के रखे हो ना, उसमें ये दोनों वैल्यूज डाल दो आरई वाले कॉलम में। मैं चैट पे लिख के भेज रहा हूँ। सर इसमें 1 0 और रहेगा तो इग्नोर करो। ये वाला डालो और भैया 300,000। और कहाँ पे डालना है? मतलब हमें पहले तो ही डिलीट करना है ना। पहले तुम लोग 2 रो बचा के रखे हो ना, तो पहला 2 हाँ भैया रोज जो है उसमें आरई वाला जो कॉलम है उसमें डालना है ये दोनों वैल्यूज, 100,000 और 300,000। ओके भैया। पहले में 100,000 डालो, दूसरे में 300,000 डालो।
डाल लो तो बोल देना कोई भी। हाँ भैया डाल दिया। डाल दिया भैया। ठीक है, चलो अभी तुम लोग का ये वाला कुछ ऑप्शन आ रहा होगा, अल्फा चूज करने वाला, एनालिसिस का रेंज, जो कि दिख रहा है मेरे को आ रहा है। तो इसमें तुम लोग ये रेंज डाल दो -20 to 60। -20 to 60। और तुम लोग का ये ऑप्शन भी है ना, मैक्स थ्रेड्स टू यूज फॉर एनालिसिस, इसको 1 से थोड़ा बढ़ा के कुछ नंबर कर सकते हो, उससे थोड़ा फास्ट एनालिसिस होगा डिपेंडिंग ऑन योर पीसी। कितना कर दें? 12 ही कर दो, जो भी मैक्सिमम लिमिट आ रहा है वही कर दो। नहीं, वो कंपलसरी नहीं है, मतलब वो छोड़ भी सकते हो जैसे हो। क्या इंक्रीमेंट में बस उतना ही ना। क्या भैया आपने अल्फा चेंज करने के बाद क्या बोला? हाँ अल्फा चेंज किए ना, उसके बाद तुम लोग को एक ये दिख रहा होगा राइट साइड में, मैक्स थ्रेड्स टू यूज फॉर द एनालिसिस। हाँ उसको हाँ तुम लोग चाहो तो बढ़ा सकते हो जितना भी मैक्सिमम लिमिट है, या फिर रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, इतना तक कर लिया तो रिस्पॉन्ड कर दो। हाँ ये हाँ बोल दो। हाँ भैया हाँ हो गया भैया यहाँ तक। कर लिया भैया। ठीक, सही है। सर तो अब सर बस भैया एनालाइज पे। हाँ हाँ बोलो। यहाँ जैसे इतने सारे ये जो हम लोग को टर्म्स दिख रहे हैं, जैसे ये एनालिसिस टाइप हो गया, बैच वेरिएबल्स हो गए, इन सब का मेन मतलब क्या है यहाँ पर? हम लोग मतलब जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं उनका मतलब क्या है यहाँ पे? पहला तो देखो, एनालिसिस टाइप तुम्हारा हम लोग आगे कवर करेंगे, अभी वो रहने दो। बैच वेरिएबल्स में तुम्हारा रेनॉल्ड्स लिस्ट जो है, ये बेसिकली लिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ 2 रेनॉल्ड्स नंबर्स पे अभी एनालाइज करना है। बेसिकली मैंने तुम लोग से फिल करवाया ना 100,000 और 300,000, तो हम लोग ये 2 वैल्यूज पे, ये 2 रेनॉल्ड्स नंबर्स पे एयरफॉइल का एनालिसिस कर रहे हैं। तो बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर मैं तुम लोग को अभी बताने ही वाला था, बट चलो तुमने सारे का पूछा तो थोड़ा सा बता देता हूँ। मैक जो होता है बेसिकली, मैक नंबर होता है तुम्हारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ साउंड। तो हम लोग के लिए जो रेलेवेंट है वो बेसिकली लो मैक नंबर्स पे ही हम लोग सब कुछ एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम जो आरसी प्लेन्स होता है या कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स भी ले लो, तो वो उतने हाई स्पीड्स पे नहीं उड़ते हैं कि वो स्पीड ऑफ साउंड को अप्रोच कर सके। तो बेसिकली हमारा जो मैक है वो 0.1 से कम ही रहता है, तो इसीलिए हम लोग उसको 0 ही मानते हैं, मतलब उससे इजी हो जाता है कैलकुलेशंस, और XFLR5 में भी वो सपोर्ट करता है उसको, like, जल्दी होता है। और इसके बाद और क्या बचा भैया एनालिसिस। हाँ बोलो। भैया भैया ये जो आपका ये अल्फा है, सीएल है, और ये जो फ्रॉम जीरो है ना, उसमें हम लोग का फ्रॉम जीरो टिक मारा हुआ है। तो अनटिक कर दो, ओके भैया। अल्फा को ही रहने दो। और चलो आगे एनालाइज करने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा रेनॉल्ड्स नंबर का बेसिक्स बता देता हूँ, भैया वो ये क्या जो इम्पोर्टेंट है। एकदम शुरुआत से जो साइट से हम लोग ने डाउनलोड किया था और यहाँ पे अभी जो प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग ये सॉफ्टवेयर पे, ये सब का भी वीडियो आप देंगे ना हम लोग को? क्योंकि मेरा थोड़ा बीच में मैं कर नहीं पाया, वो थोड़ा सा पीछे रह गया मैं, तो मैंने सोचा कि अभी मैं हाँ हाँ, थ्योरेटिकल हम जो है लोग वो समझ रिकॉर्ड लूँ। कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुमको मिल जाएगा, ओके थैंक्स। तुम लोग बाद में देख सकते हो। तो अभी चलो रेनॉल्ड्स नंबर एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल होता है, तो इसके बारे में थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया दे देते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली हम लोग को इनर्शियल फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस के रेशियो के बारे में थोड़ा एक आइडिया देता है। तो इनर्शियल फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस कोई एक दो लाइन में डिफाइन कर सकता है कोई भी? चलो विस्कस ही डिफाइन कर दो, इनर्शियल तो पता ही होगा, या नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। विस्कस सुना होगा सबने। ड्रैग फोर्स है ना, विस्कस फोर्स। बेसिकली वो
फ्लूइड फ्लूइड में रेजिस्टेंस जो होता है वो हाँ शियर स्ट्रेस डिस्कस मतलब विस्कस फोर्स जो होता है वो शियर स्ट्रेस के कारण लगता है, शियर स्ट्रेस नहीं बोल हाँ। सकते। तो हाँ। बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि फ्लूइड में फ्रिक्शन का क्या बोलते हैं, फ्लूइड में वो फ्रिक्शन की तरह काम करता है, बेसिकली वो फ्लूइड का फ्रिक्शन है विस्कोसिटी। ठीक है, तो तुम लोग ने शायद अपने इसमें पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 12 में कि अगर कोई स्फेयर है, मान लो ये एक स्फेयर है और ये एक फ्लूइड में फ्लो कर रहा है, मतलब फ्लूइड में इमर्ज्ड है और ये कुछ वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, ये फ्लूइड है और इस स्फेयर का कुछ वेलोसिटी है v मान लो 6 पाई eta ab। हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है Fv होता है 6 पाई पाई इट आरवी। और अभी हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो म्यू लिखते हैं यहाँ पे। और r जो है बेसिकली r हम लोग d/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे d कर देते हैं और b और यहाँ पे थ्री कर दो। तो ये तुम्हारा हो गया विस्कस फोर्स अगर कोई स्फेयर किसी फ्लूइड में फ्लो कर रहा है। सिमिलरली इनर्शियल फोर्स, तुम्हें बर्नौली थ्योरम तुम लोग ने पढ़ा होगा, उसमें एक टर्म आता है हाफ रो वी स्क्वायर, जो कि डायनेमिक प्रेशर जिसको बोल सकते हैं, याद है? हाँ भैया। हाँ हाँ हाँ। भैया। तो ये होता है तुम्हारा डायनेमिक प्रेशर। अभी इस केस में इस स्फेयर पे ये प्रेशर है तुम्हारा, ये प्रेशर ये फेस कर रहा है स्फेयर फ्लो करते टाइम। तो बेसिकली अगर तुम्हें इस स्फेयर पे फोर्स निकालना हो तो तुम क्या लिखोगे, उसको into pi प्रोजेक्टेड r एरिया से square। मल्टीप्लाई करोगे, तो इनर्शियल फोर्स तुम्हारा हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर जो कि p है, p इंटू तुम्हारा प्रोजेक्टेड एरिया जो कि हो गया पाई d स्क्वायर बाई 4। हाँ भैया। ठीक है, तो अभी अगर तुम इनर्शियल और विस्कस फोर्सेस का रेशियो लोगे तो तुम्हारे पास तुम p में हाफ रो वी स्क्वायर इंसर्ट करो, रिप्लेस करो, और बाकी जो भी टर्म्स आ रहे हैं क्या क्या हो जाएगा, तो लाइक वी कट जाएगा। एक बार मैं लिख ही देता हूँ। तो रेशियो लोगे तो तुम ऐसा हो जाएगा, कांस्टेंट्स को भूल जाओ, अभी जितने भी 4 है 2 है 3 है उसको भूल जाओ, वो बेसिकली स्केलेबल ही है, वो कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड रहेगा। तो इसको अगर तुम लिखो कांस्टेंट को भूल के, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं रो वी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू डी और वी। तो कांस्टेंट्स को हमने हटा दिया और उसको हमने ये टिल्डे के साथ रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें बस एक आइडिया चाहिए कि किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। इसमें v कैंसिल हो गया एक, d कैंसिल हो गया एक, तो इससे हमें मिल गया रो वी डी बाई म्यू, जो कि यहाँ लिखा है लेफ्ट साइड में नीचे देखोगे तो बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो हमें इनर्शियल और विस्कस फोर्सेस के रेशियो का आइडिया देता है। तो अगर तुम सुनते हो कि रेनॉल्ड्स नंबर तुम्हारा 1 मिलियन है, तो उसका मतलब ये है कि इनर्शियल फोर्सेस 1 मिलियन टाइम्स द विस्कस फोर्सेस है। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर समझे ना तुम लोग? वैसे भी 12th में तो पढ़े ही होगे शायद वो फ्लूइड मैकेनिक्स में। हाँ भैया हाँ समझ भैया। गया। बढ़िया। तो हमने बेसिकली 2 रेनॉल्ड्स नंबर यूज किया है, मैं खुद के में चेंज कर लेता हूँ। तो बाकी सब तुम लोग ने सेट कर लिया, इसके बाद तुम लोग एनालाइज पे कर लो और फॉइल्स में चेक कर लो वापस से कि दोनों सेलेक्टेड है या नहीं।
एक बार। एक मिनट। हाँ, तो अभी तुम लोग एनालाइज पे क्लिक करो और एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा वेट करो, वो डिपेंडिंग ऑन योर पीसी वो कोरेस्पॉन्डिंगली ज़्यादा या कम टाइम लेगा। किसी का हो गया क्या कंप्लीट? ये ऐसा लिखा आ गया एनालिसिस हाँ भैया, कंप्लीट। एनालिसिस कंप्लीट लिख के आ गया है। हाँ, तो क्लोज कर दो फिर। हाँ, तो तुम लोग का कुछ प्लॉट्स बना? हाँ भैया। तो कुछ दिख हाँ रहा भैया हो? मैंने भैया मेरे में बस ऐसे कोड ही आ रहे हैं बस, और ग्राफ नहीं आ रहा है। उसको क्लोज करके एक बार करोगे तो शायद ग्राफ आएगा। हाँ, हाँ, उसको क्लोज करोगे तब तुमने आएगा। नीचे क्लोज का ऑप्शन आया होगा, वो जब उसमें क्लोज जब करोगे तब वो ग्राफ बनेगा। वो एक बार चेक कर लो वापस से। और अभी के लिए जैसे बन चुका है, तो तुम अपने कीबोर्ड पे नंबर्स दबाओगे ना, जैसे 1 दबाओगे तो कोई और ग्राफ आएगा, 2 दबाओगे तो CL वर्सेस अल्फा आ जाएगा, 3 दबाओगे तो कोई और ग्राफ आएगा। ऐसे चेक कर लो तुम लोग। अलग अलग टोटल हाँ भैया हमें हो रहा है। 4-5 ग्राफ से ही मतलब होता है, इतने ही बनते हैं। तो हाँ भैया। ठीक है, तो अभी मैं तुम लोग को CL वर्सेस अल्फा का ग्राफ दिखाता हूँ। ये बहुत सारे एक साथ आ गए हैं, तो 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, आपका एक ग्राफ में बहुत सारे आ गए हैं ना? हाँ, बेसिकली देखो हुआ क्या है कि रुक जाओ, आप ये वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे तुम लोग ये जो डायरेक्ट फाइल एनालिसिस वाला जो साइड में है, यहाँ पे तुम लोग कलर और स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो, ताकि तुम लोग को थोड़ा बेटर डिस्टिंग्विश कर पाओ। जैसे मैंने वाइट बना दिया इसको। और ऐसा करते हैं, 100 वाले जो प्लॉट्स हैं, रेनॉल्ड्स 100 वाले, उनको डैश लाइन बना देते हैं। सिमिलरली 300 वाला जो है उसमें कलर वाइट। ओके, एंड ये वाले। हाँ, तो देखो ऐसा है, अभी मैंने क्या किया है, वाइट वाला जो प्लॉट तुमको दिख रहा है, जो वाइट कलर का है, वो नाका 9 का है। ठीक है, तो ये अभी हमने 2 एयरफॉइल्स का एनालिसिस किया था, मैं याद है तो मैंने तुम्हें बोला था 2 एयरफॉइल सेलेक्ट करने के लिए। एक हमने इंपोर्ट किया था, एक हमने XFL-R5 के अंदर से ही लिया था। तो वाइट वाला जो है वो नाका 9 है। ब्लू वाला जो है वो तुम्हारा FX है, FX-73। और डॉटेड लाइन जो है वो वो प्लॉट बना है रेनॉल्ड्स नंबर 100 के लिए। वाइट डॉटेड जो है वो नाका 9 का रेनॉल्ड्स 100 वाला प्लॉट है। सिमिलरली ब्लू डॉटेड जो है वो FX का रेनॉल्ड्स 100 वाला प्लॉट है, रेनॉल्ड्स नंबर 100 पे प्लॉट है। तो रेनॉल्ड्स नंबर 100 पे प्लॉट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिकली ये है कि तुम्हारा एयरफॉइल जो एयरफ्लो में तुम एनालिसिस कर रहे हो, मतलब वो एयरफ्लो का कुछ वेलोसिटी होगा, तुम्हारे एयरफॉइल का कुछ कॉर्ड लेंथ है, तो उससे तुम बेसिकली निकाल रहे हो कि उसका रेनॉल्ड्स नंबर कितना है। तो रेनॉल्ड्स नंबर तुम्हारा इस केस में बेसिकली एक यूनिक एयरफ्लो प्रॉपर्टी है, जिस पे तुम एनालिसिस कर रहे हो। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे,
तुम्हारा रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो फ्लूइड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्लूइड और ऑब्जेक्ट के रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। एक्स जो है यहाँ पे वो कॉर्ड लेंथ है तुम्हारे एयरफॉइल का, जो कि नॉमेनक्लेचर में मैंने बताया था, लीडिंग एज से ट्रेलिंग एज तक तुम स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करते हो वो कॉर्ड लेंथ होता है। और म्यू जो है यहाँ पे वो तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। और ये इन्फिनिटी जो है ये बेसिकली ये डिनोट करता है कि तुम्हारा ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटीज को बोलते हैं, लाइक फ्री स्ट्रीम डेंसिटी और फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी और फ्री स्ट्रीम विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। बेसिकली होता ये है कि तुम्हारा जब एयरफॉइल के क्लोज आ जाता है एयर, तो उसका प्रॉपर्टीज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा है, और तो कंप्रेस हो रहा है तो उसका डेंसिटी थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि वो एयरफॉइल से जो डिस्टेंस, थोड़े डिस्टेंस में जो एयर है उसका वेलोसिटी, डेंसिटी और विस्कोसिटी हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है भैया, उसका जो वेलोसिटी होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, मतलब? हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी होता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा एयरफॉइल जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है और सिर्फ एयर फ्लो कर रहा है। तो तुमने अगर विंड हाँ। टनल्स के बारे में सुना होगा, तो विंड टनल्स में हम लोग ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। लाइक अगर हमें किसी एयरफॉइल का प्रॉपर्टीज का एक्सपेरिमेंट करना है, या पुराने टाइम में राइट ब्रदर्स ने जैसे किया था, तो वो लोग विंड टनल यूज करते थे। एक एयरफॉइल को कॉन्स्ट्रेन कर देते थे कि वो मूव नहीं कर सके, कुछ कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसका रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, और फिर विंड टनल में एयर फ्लो कराते थे। तो एयर मूव करता था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और एयरफॉइल जो था होता था वो स्टेशनरी रहता था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इससे भी लिफ्ट ओके। जनरेट हो जाता था। तो बेसिकली वो रिलेटिव ही होता है। ठीक है, तो हाँ, तो ये दो डिफरेंट रेनॉल्ड्स नंबर्स के लिए हमने प्लॉट किया है। और जैसा कि तुम देख सकते हो, ब्लू वाले को देख लो जैसे, तो ब्लू वाले में कम रेनॉल्ड्स नंबर के लिए जो प्लॉट है, जो ये प्लॉट है बेसिकली लिफ्ट कोएफिशिएंट वर्सेस एंगल ऑफ अटैक का। लिफ्ट कोएफिशिएंट अभी तुरंत तुमको सोनाली बता देती है, फिर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। भैया, अभी जो आपने विंड टनल वाली चीज बोली, तो यहाँ पे स्टेशनरी क्यों रख रहे हैं? मतलब कि ये समझ आए कि ठीक है, आप विंग्स एयरफॉइल रख रहे हो, विंड का फ्लो करा रहे हो और देख रहे हो कि कैसे वो मूव कर रहे हैं, पर हम लोग उन्हें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी क्यों रख रहे हैं? मतलब ऐसे वो मूव ही नहीं कर पाएंगे फिर। तो नहीं, देखो, सी वही तो मैं बोल रहा हूँ कि खेल जो है वो रिलेटिव का है। तुम अगर एयरफॉइल को स्टेशनरी रख रहे हो और तुम विंड टनल में तुम फोर्स्ड एयर फ्लो करा रहे हो, मतलब तुम एयर को फोर्स कर रहे हो किसी स्पीड पे फ्लो करने के लिए, तो वो इक्विवेलेंट सिचुएशन है कि एयर में तुम्हारा एयरफॉइल फॉरवर्ड मूव कर रहा है उसी स्पीड से। तो तुम्हें क्या लगता है इजी क्या है, ग्राउंड में हम लोग एयरफॉइल को लेके एयरफॉइल को मूव कराएं, या फिर उससे अच्छा हम लोग विंड को ही मूव करा दें, लाइक एयरफॉइल को रखें एक चेम्बर में और उस चेम्बर में हम लोग विंड को फ्लो कराएं? तो वो ओके। ज्यादा बेटर ऑप्शन है, सेकंड वाला। तो हम लोग टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए स्टार्टिंग से ही ऐसे करते हैं, अभी भी विंड टनल्स का काफी यूज होता है। तो ये बेसिकली तुम्हारा सिमुलेट कर पाता है रियल लाइफ में जो एक्चुअल फ्लो होने वाला है जब प्लेन एक्चुअली मूव करेगा। समझे? अच्छा, तो एक्चुअल में जैसे हम लोग का एयरप्लेन जो रहता है वो एयर में मूव करता है, यहाँ हम लोग का एयर मूव कर रहा है एरोप्लेन के ऊपर से, मतलब एरोप्लेन से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली तुम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस एयरफॉइल को बना लो, मतलब तुम मान लो तुम एयरफॉइल हो, तब तुम विंड टनल में देखोगे तो भी हवा तुम्हारे तरफ आ रही है, अगर तुम उड़ रहे हो तब भी तुम देखोगे कि हवा तुम्हारे तरफ आ रही है। तो सेम चीज है, बट अगर तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो एक तरफ विंड मूव कर रहा है, एक तरफ एयरफॉइल मूव कर रहा है। समझे? हम्म हम्म। तो हाँ, तो सोनाली बता दो तुम सीएल और वो सब के बारे में। तो अब तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे पास दो एयरफॉइल है, ठीक है। शिखर, तुम ग्राफ दिखा सकते हो सीएल वर्सेस अल्फा का, एक्सेप्ट क्लैरिफाई कर। अब तुम दो एयरफॉइल कंसिडर करो, एक तो नाका 9 और एफएक्स वाली, ठीक है। अब तुम ऑब्जर्व करो, सपोज कर लो कि 10 डिग्री एंगल ऑफ अटैक पे मुझे देखना है कि कौन सी एयरफॉइल ज़्यादा सीएल दे रही है। तो अगर तुम एफएक्स वाली देखोगी जिसमें वो डॉटेड नहीं है,
तो अप्रोक्स मान लो कि 1.9 समथिंग अपन को मिल रहा है, ठीक है। और अगर तुम नाका वाली देखोगे तो उसमें अप्रोक्स अपन को मिल रहा है 0.9 समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट का डिफरेंस है, ठीक है। अब तुम ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा एयरप्लेन है, उसका बहुत ज़्यादा बड़ा विंग है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उस पर एयर फ्लो जा रहा होगा और उतना ही ज़्यादा उस पर वो लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। और एक और प्लेन कंसिडर करो जो छोटा सा है, एकदम मतलब एकदम हाफ साइज का, तो उसकी जो विंग की जो लेंथ होगी वो भी काफ़ी कम होगी उसके कंपेयर में बड़े वाले के। तो कंपेरेटिवली वो लिफ्ट भी कम प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मान लो कि तुम गए और मान लो तुमको कोई एयरप्लेन खरीदना है, तो तुम क्या देखोगे, ऐसा ऐसा करोगे कि मुझे एक ऐसा एयरप्लेन चाहिए जिस पे लिफ्ट फोर्स इतना एक्ट कर रहा होगा। तो तुम सोचोगे कि अच्छा जो ज़्यादा लिफ्ट दे रहा है अपन को, तो अपन तो वो चूज़ करेंगे, और जो कम लिफ्ट कर रहा है अपन वो नहीं चूज़ करेंगे। तो तुम डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि तुम बड़ा खरीदना चाहते हो या फिर छोटा? ऐसे तो सब बड़ा ही खरीद लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो डिफ्रेंशिएशन फैक्टर होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? कि किस लिफ्ट कोफिशिएंट से हम लोग लिफ्ट का आइडिया थोड़ा सा लगा है। अच्छा, लाइक ऐसे एग्जांपल समझो कि बड़ा वाला एयरप्लेन है, वो 90 न्यूटन का लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है जिसका CL 0.97 है, ठीक है। वो 90 न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है। और जो छोटा वाला एयरक्राफ्ट दिख रहा है तुमको, वो सिर्फ 50 न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है। तो तुम कौन सा चूज करोगे, जो 90 न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है वो, या फिर जो 50 न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है वो? अगर तुमको, अगर इनिशियली कुछ नहीं दे रखा हो, तुम अपने मन से लॉजिक से क्या बोल सकते हो? जो 90 न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, जो ज्यादा कर रहा होगा उसी पे उड़ पाएंगे। या यहीं पे एक आता है डिफरेंशिएशन फैक्टर। अब तुमको जैसे मैंने इनिशियली बताया था कि एक CP होता है पॉइंट, वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स लगता है। और मैंने बताया था एज एंगल ऑफ अटैक इंक्रीजेस, लिफ्ट फोर्स भी इंक्रीज होता है एज वेल एज ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होता है। तो तुम एक यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि अगर लिफ्ट तुमको जहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, तुमको उसी जगह का तुमको ड्रैग भी ज़्यादा मिल ही रहा होगा। और ड्रैग हम लोग का ठीक कम से वो कम होना चाहिए। बट अब जैसे कि तुमको, चलो ठीक है, तुमको ये भी नहीं पता, तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक CL होता है, लिफ्ट कोफिशिएंट फैक्टर। तो जिसका ज़्यादा CL होता है वो अपना ज़्यादा ही एरोडायनेमिक एफिशिएंट, अपन उसको सिलेक्ट करेंगे। मतलब अब जैसे कि तुम एक बड़ा एयरक्राफ्ट है, छोटा एयरक्राफ्ट है, दोनों की एरिया डिफरेंट है, दोनों का विंग स्पैन की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। तुम सिर्फ लिफ्ट के बेसिस पे जज कर रहे हो कि वो अच्छा एयरक्राफ्ट है, वो ज़्यादा उड़ेगा, ज़्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये कोई जजिंग फैक्टर नहीं हुआ। यानी वो बस एक लिफ्ट और ड्रैग का रेशियो है। है चलो ना? इसके इस लिए इस इसके लिए एक छोटा सा एनालॉजी दे देता हूँ तुम लोग को। जैसे कि अरे जैसे कि मान लो ये पानी का कंटेनर है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स तुमने डाले हैं। पहला का मास है 1000 kg का है ये, ठीक है। और इसका डेंसिटी जो है वो है तुम्हारा वाटर का आधा है इसका डेंसिटी। तो वाटर का डेंसिटी रो से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो ρ/2। तो और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 ग्राम और इसका डेंसिटी है 2 टाइम्स वाटर का डेंसिटी। तो बताओ कौन सा डूब जाएगा, कौन सा तैरेगा? 1 ग्राम वाला डूब ठीक। जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है। लिफ्ट जो है, लिफ्ट तुम्हारा यहाँ पे वेट हो गया, मतलब मास हो गया। एनालॉजी बता रहा हूँ मैं बस, लाइक एक्चुअली में ऑब्वियसली नहीं होता। तो लिफ्ट तुम्हारे यहाँ पे मास जैसा हो गया और कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट तुम्हारे यहाँ पे डेंसिटी जैसा हो गया। तो तुमको यहाँ पे ये चीज के बारे में कैसे पता चल पाया? अगर मैं डेंसिटी बताता नहीं तो तुम लोगों को पता चल पाता कि कौन सा डूबेगा कौन सा तैरेगा? नहीं चल पाता। नहीं भी।
तो वही चीज यहाँ पे लिफ्ट कोएफिशिएंट के साथ हो रहा है। तुम्हारा लिफ्ट जो है वो यहाँ पे तुमको लिफ्ट बता के तुमको पता तो चल जाएगा कि कितना फोर्स लग रहा है उस एयरक्राफ्ट पे, बट तुम उसका ये नहीं बता पाओगे कि वो उड़ पाएगा या नहीं, या फिर वो किस तरह से बिहेव करने वाला है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होने वाला है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि हो सकता है कि ये छोटा वाला जो प्लेन तुमको ऊपर में दिख रहा है, ये इसका लिफ्ट भले ही तुम्हारा 30 न्यूटन क्यों ना हो, मतलब मान लो इसका लिफ्ट 30 न्यूटन है और इसका लिफ्ट भले ही तुम्हारा 2000 न्यूटन क्यों ना हो, बट उससे हम लोग ये नहीं डिटरमिन कर सकते कि कौन सा ज्यादा अच्छे से उड़ेगा या कौन सा एडिक्वेट लिफ्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। उसके लिए हम लोग को लिफ्ट कोएफिशिएंट जानना पड़ेगा। तो लिफ्ट कोएफिशिएंट से हम लोग बता पाएंगे। हो सकता है कि ये 30 न्यूटन प्रोड्यूस करे, बट फिर भी तुम लोग देखो इसका 1 CL ज्यादा है। CL मतलब लिफ्ट कोएफिशिएंट का एब्रिविएटेड फॉर्म, पर यहाँ पे ये 2000 न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है, फिर भी इसका लिफ्ट कोएफिशिएंट कम है। तो CL अगर तुम लोग ने बुक पढ़ा होगा तो उसका फॉर्मूला ये होता है, सिंपल ही होता है, लिफ्ट बाय तुम्हारा वो फ्री स्ट्रीम प्रेशर जो रहता है हाफ रो वी स्क्वायर इंटू एस। हाँ सॉरी, हाफ रो वी स्क्वायर इंटू विंग एरिया तुम्हारा। तो बेसिकली जब हमें आइडिया लेना होता है हम इससे लेते हैं, और इससे नहीं लेते, सिर्फ इससे नहीं लेते लिफ्ट से। तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, लाइक क्या बताना चाह रहे हैं? एक और एनालॉजी है। सपोज करो तुम किसी शॉप पे गए, तुमको चॉकलेट्स खरीदनी है, ठीक है। अब तुम समझो कि एल रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ चॉकलेट, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो चॉकलेट का एक बॉक्स है, वो कितने रुपीज़ में तुमको शॉपकीपर दे रहा है। अब सपोज करो कि एक बॉक्स है 100 रुपीज़ का है, वो तुमको 100 रुपीज़ में 150 चॉकलेट्स दे रहा है, ठीक है। तो रेशियो क्या आएगा, 150/100 विच इज़ 1.5। अब तुम दूसरे शॉपकीपर पे गए, तुमको वो 150 रुपीज़ में 150 चॉकलेट दे रहा है, सॉरी सपोज करो 170 चॉकलेट दे रहा है। तो तुमको चॉकलेट तो ज़्यादा मिल रही है, लेकिन क्या वो प्रॉफिटेबल है? लॉजिकल सोचो, रेशियो क्या आएगा, 170/150। मतलब ऑब्वियस है, अगर तुम फर्स्ट शॉपकीपर के पास जाते, अगर वो 100 रुपीज़ में 150 चॉकलेट दे रहा है, तो 200 रुपीज़ में 300 देता। हाँ दीदी। तो तो बेसिकली ऐसे हाँ समझो। बोलो सोनाली। ओके, समझ में आया सबको कि लिफ्ट कोफिशिएंट का इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब जनरली अपन जब भी कोई ग्राफ देखेंगे, सीडी का, अपने ड्रैग का देखा या फिर लिफ्ट का देखा, आगे पिचिंग मोमेंट आएगा, उसके बाद CL/CD एरोडायनेमिक एफिशिएंसी। तो इन सब में अपन किसी भी एयरफॉइल का या फिर आगे जब विंग पढ़ेंगे तो सबका सिर्फ कोफिशिएंट्स को ही स्टडी करते हैं, नॉट द फुल वैल्यू ऑफ द लिफ्ट एंड द ड्रैग। ये समझा ठीक है सबको? दीदी। ओके। हाँ दीदी। और एक हाँ फॉर्म समझ चलो तो आगे मूव करते हैं। तो जैसे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लू के लिए अगर तुम देखोगे तो डॉटेड जो है वो 100,000 रेनॉल्ड्स के लिए है, और जो सॉलिड ब्लू है वो 300,000 रेनॉल्ड्स के लिए है। तो तुम यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड देख सकते हो कि रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ाने से लिफ्ट कोएफिशिएंट का प्लॉट जो है वो थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ाने से लिफ्ट कोएफिशिएंट बढ़ रहा है, तो क्या लगता है ये अच्छा चीज है या ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये खराब चीज है? मतलब इससे प्रॉपर्टीज मतलब इंप्रूव हो रहा है या खराब हो रहा है? मतलब अच्छा स्टॉल हाँ, वेलोसिटी इम्प्रूव हो रहा है। हाँ, इम्प्रूव हो रहा है। तो बेसिकली एक जनरल ट्रेंड होता है कि अगर तुम रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ाते हो तो लिफ्ट कोएफिशिएंट भी बढ़ता है, जो कि एक इम्प्रूवमेंट वाला फैक्टर है। ठीक है, तो अभी ये बता दिया, अब तुम लोग को सिर्फ एक ही कर्व पे कंसंट्रेट करना है, बाकी सब मैं हटा देता हूँ।
तो अब तुम लोग को ये एक कर्व दिख रहा होगा, ठीक है। और चलो अभी ये हटा देते हैं। अभी के लिए व्हाइट वाले को देखो, तो यहाँ पे तुम लोग को दिख सकता है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट 10 डिग्रीज तक, ये ऑलमोस्ट लीनियर है। एग्जैक्टली तो चलो नहीं है, वो प्रैक्टिकली होता भी नहीं है। तो इसमें तुम लोग दो चीज डिनोट कर सकते हो ये प्लॉट में, तीन चीज एक्चुअली, कि पहला ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्रीज तक ये ऑलमोस्ट लीनियर है, और 10 डिग्रीज के बाद ये घट जा रहा है, और उसके बाद तो मतलब अनप्रेडिक्टेबल टाइप का है, लाइक इसके बाद का हम लोग फिर कंसिडर भी नहीं करते। एक्चुअली तो इसके बाद लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, ये एक्सएफआर 5 का वी कैन से कि बग है, क्योंकि जो हाँ, तुमको 10 डिग्री दिख रहा है उसके बाद स्टॉल हो जाता है। स्टॉल में आगे बताऊंगी होता है क्या है। चलो तो ये प्लॉट तुम लोग ऑब्जर्व कर लिए, तो अब मैं तुम लोग को ये दिखाता हूँ। तो अभी जो मैं तुम लोग को प्लॉट दिखाया था वो एक सिमेट्रिक एयरफॉइल के लिए था। तो बेसिकली सिमेट्रिक एयरफॉइल तुम लोग देख सकते हो, अभी वो नाका 9 था। तो सिमेट्रिक एयरफॉइल बेसिकली तुम लोग देख सकते हो कि इसके कॉर्ड वाले एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। और अगर तुम ये वाला देखोगे तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये अगर तुम इसको इसके अबाउट फ्लिप करोगे तो वो सेम चीज नहीं आएगा। तो सिमेट्रिक एयरफॉइल्स का ये प्रॉपर्टी होता है कि उनका प्लॉट जो होता है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद ये बिल्कुल आइडियल केस है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कुछ पॉइंट तक वो लीनियर रहता है, कुछ एक पर्टिकुलर अल्फा तक, और फिर वो डिप करने लगता है। तो ये डिप का रीजन मैं बता रहा हूँ, पर पहले ये जान लो कि ये जहां तक ये लीनियर होता है तो उसमें कैलकुलेशंस करके स्लोप जो आता है CL वर्सेस अल्फा प्लॉट में, जो DCL बाई डी अल्फा हुआ, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप है सिंपली, वो 2 पाई आता है, ठीक है। तो अराउंड 6.28, और ये कांस्टेंट होता है हर सिमेट्रिक एयरफॉइल के लिए। तो ये एक बहुत मतलब बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि ऐसा हुआ तो तुम सोचो, तुम कोई एंगल ऑफ अटैक अगर तुम जान लो तो तुम किसी भी एंगल ऑफ अटैक के लिए तुम लिफ्ट निकाल सकते हो कि लिफ्ट कोएफिशिएंट उसका कितना होगा अप्रॉक्स। और ये जो डिप आ रहा है, ये मैं एकदम थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बेसिकली जब तुम्हारा एंगल ऑफ अटैक तुम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो, जो कि आगे स्लाइड्स में तुमको दिखेगा, तो एंगल ऑफ अटैक जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाते हो, तुम्हारा जो एयरफॉइल का ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पॉजिटिव वाई में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो वाले पार्ट से जो एयर फ्लो हो रहा होता है वो एक्चुअली फिर एयरफॉइल को फॉलो नहीं करता। मतलब यूजुअली एयर फ्लो कैसा होना चाहिए, वो यहाँ लीडिंग एज से स्टार्ट हुआ, इसके अलोंग मूव किया और ट्रेलिंग एज पे जाके वापस आगे बढ़ गया। बट जब तुम एंगल ऑफ अटैक बढ़ा देते हो तो ऑप्शन नहीं आ रहा, नेक्स्ट स्लाइड में चलो अज्यूम ही कर लो, फिर इमेजिन कर लो कि बेसिकली ट्रेलिंग एज नीचे जा रहा है, लीडिंग एज थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो वो थोड़ा टिल्टेड टाइप का हो गया है एयरफॉइल। तो उस समय क्या होता है कि तुम्हारा जब टिल्ट हो जाता है तो जो एयर फ्लो आ रहा है वो बेसिकली सेपरेट हो जाता है, और वो सेपरेशन के कारण स्टॉलिंग हो जाता है, क्योंकि वो लिफ्ट जनरेट नहीं कर पाता उतने अच्छे से। पहले भी कोई पूछा था कि ऐसा कोई तरीका है क्या जिसमें ड्रैग बढ़े और लिफ्ट नहीं बढ़े, तो इसमें ऐसा होता है कि बेसिकली जब तुम एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते जा रहे हो और एयर फ्लो तुम्हारा आ रहा है, एयर फ्लो हो रहा है, तो कुछ पॉइंट के बाद फ्लो सेपरेट हो जाता है, जिसके कारण कि लिफ्ट कम हो जाता है, ड्रैग बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो फ्लो सेपरेशन के और एयरफॉइल के फर्स्ट
एयरफॉइल के सरफेस और फ्लो सेपरेशन के बीच में जो गैप है वहाँ पे वेट फॉर्म हो जाता है, जो कि बेसिकली एयर फ्लो का सर्कुलेटिंग करंट्स टाइप का बन जाता है। इसके बारे में अभी सोनाली थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करेगी। बता दो। कंट्रोल नहीं दे रखा है तो ड्रॉ करके। अच्छा, हाँ दे दिया। थैंक्स। ओके, सो तुमको ये एयरफॉइल दिख रहा होगा, ठीक है। अभी तो ये सिमेट्रिक दिख रहा है, जैसे अभी श्रीकर ने बताया कि कॉर्ड, अगर तुम कोई भी एक कॉर्ड लेंथ का कोई पॉइंट लो और उसके ऊपर और नीचे एयरफॉइल का पॉइंट्स का एवरेज करो तो तुमको 0 मिलेगा, ठीक है। सिमेट्रिक एयरफॉइल को एक और तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अपन। सो सपोज करो कि तुम्हारा लेफ्ट डायरेक्शन से विंड एयर आ रही है, ठीक है, जिसकी स्पीड है v इंफिनिटी एंड p इंफिनिटी, मतलब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, ओके। अब जैसे जैसे तुम पास जाओगे तुमको एक ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा होगा विच इज नोन एज द स्टैग्नेशन पॉइंट। इस पॉइंट पे जो पार्टिकल होता है, और वी कैन से एयर पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है क्योंकि वो जस्ट सामने है, एकदम से स्टॉप हो जाता है। तो अगर तुम बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाओगे, सो व्हाट डज इट सेज कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो प्रेशर टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। तो एक्चुअली अपन बर्नौली लगा नहीं सकते, बट वी कैन से कि थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि जो स्टैग्नेशन पॉइंट है उस पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है पूरी एयरफॉइल में। स्टैग्नेशन पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मान लो कि तुमने प्रीवियस वर्कशॉप में पढ़ा होगा अबाउट द कॉन्डास इफेक्ट, कि जो एयर फ्लो होता है इट फॉलोज द कर्व सरफेस ऑफ द एयरफॉइल। सबको याद है? हाँ हाँ ओके। हाँ जी। अब उसके भी डीमेरिट्स है, उसको मैं आगे बताऊंगा। सो सपोज करो तुमने नो स्लिप कंडीशन के बारे में पता है, व्हाट डज नो स्लिप कंडीशन सेज? yeah, I mean velocity of the two surfaces remains same. हाँ, वी कैन से कि जो पार्टिकल जस्ट अबाउट द एयरफॉइल है उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू एयरफॉइल इज 0। 0 होता है। रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, ये याद रखना चीज। तो अब तुमको जो शेडेड पार्ट थोड़ा डॉट डॉट दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन बाउंड्री लेयर, ओके। सो होता है क्या है कि जो मान लो कि तुम एकदम ऊपर वाला एरिया कंसिडर करो जहाँ पर वेलोसिटी एयरफॉइल से थोड़ा ऊपर वाला रीजन, तो वो एयरफॉइल के इतने कांटेक्ट में नहीं है, तो वहाँ पे जो स्पीड है उस पर इतना फर्क नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पे ना ही विस्कस फोर्स लग रहे, वहाँ पे ना ही जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो जो एयर की एक्चुअल स्पीड है वी इंफिनिटी, ऊपर वही स्पीड वी इंफिनिटी रहेगी, ठीक है। लेकिन एज वी मूव डाउन टुवर्ड्स द एयरफॉइल इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। रीजन पता है सबको? बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी, फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द रिलेटिव two layers of the what we can say flow or streamlines। इतना समझ में आया सबको? हाँ दीदी। ओके। हाँ तो अब जैसे जैसे मतलब सरफेस पे वेलोसिटी 0, जैसे अपन सरफेस से दूर जाते जा रहे हैं स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब अपन अलोंग द सरफेस मूव स्टार्ट करते मूव करना अलोंग द सरफेस ऑफ द एयरफॉइल। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो सरफेस से थोड़ा सा दूर वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और डिक्रीज होते जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको और अपोजिशन मिल रहा है फ्रिक्शन का, विस्कस का। तो तुम एक एनालॉजी लगाओ कि एज वी मूव अलोंग द सरफेस ऑफ द एयरफॉइल वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अब तुम सिर्फ एक स्ट्रीम लाइन पे लगाओ बर्नौलीज थ्योरम अगेन। तो दीदी एक हाँ वो जो along the airfoil आपने बोला velocity of the gas decreases ना, जो fluid है। हाँ हाँ, अपन इस केस में हाँ एयरफॉइल को स्टेशनरी मान रहे हैं और ये कंसिडर कर रहे हैं कि सिर्फ एयर फ्लो कर रहे हैं, लाइक विंड टनल जो भी श्रीकर ने बताया, ओके। ठीक है। तो अलोंग द एयरफॉइल सरफेस जो अपनी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है।
इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन तुमने अभी तक तुमने पढ़ा ही होगा कि जो फ्लो होता है इट विल ऑलवेज फ्लो इन टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होता है। तो कोई बता सकता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होता है लेकिन अलोंग द सरफेस प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ये फ्लो कैसे फ्लो कैसे हो रहा है? कौन सी एनर्जी है इसके पास अभी जिसके कारण ये फ्लो हो रहा है? क्योंकि अलोंग द सरफेस प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इसको फ्लो नहीं होना चाहिए। उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी या जब करेक्ट। लीडिंग तो एज में था। या तो इनिशियली एयर पार्टिकल के पास दो एनर्जी होती है। फर्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज द प्रेशर एनर्जी। ठीक है। तो इनिशियली पॉइंट पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, प्रेशर एनर्जी कम होती है। ठीक है। बट अलोंग द एयरफॉइल उसकी काइनेटिक एनर्जी धीमे धीमे स्लो डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको प्रेशर जो फोर्स है उसको वो अपोज कर रहा है। ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद तुमको दिख रहा होगा ये पॉइंट ट्रांजिशन वाला पॉइंट, और यू कैन से इसके बाद वाला। तुमको कर्सर दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है। हाँ दीदी। तो उसके बाद क्या होता है कि मान लो कि एक पॉइंट के बाद जाकर जो बाउंड्री लेयर है उसके अंदर वेलोसिटी 0 हो गई। अब उसके बाद होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब डोमिनेटिंग फैक्टर होगा अपना प्रेशर फोर्स। तो वो क्या ट्राई करेगा कि जो एयर पार्टिकल है उसको फ्लो कराए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब वो कहाँ फ्लो करेगा? उल्टा डायरेक्शन वो मतलब वो परपेंडिकुलर कॉइल पे टाइप वो टुवर्ड कॉइल कॉइल में हिट करेगा टाइप। शिखर तुमको ऑप्शन आ रहा है क्या स्केच का? तो ऐसा हाँ करो मम्मी एक बन जहाँ भी पे रहा है। ट्रांजिशन वाला है उसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में एरो ड्रॉ कर दो बस। हाँ। और उसके ऊपर ही एक और एरो ड्रॉ कर देना उसके अपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। क्या क्या? लेफ्ट टू राइट ड्रॉ कर सुना नहीं मैं, ठीक फिर से बोल दो एक बार। दो। लेफ्ट टू राइट एक और एरो ड्रॉ कर देना। फाइन। तो जो नीचे वाली जो एरो है वो जब प्रेशर फोर्स डोमिनेट हो जाएगा उसके बाद जो एयर फ्लो है वो राइट टू लेफ्ट फ्लो ना स्टार्ट कर देगा। लेकिन उसके पहले जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जब काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट थी, उसके पहले वो लेफ्ट टू राइट एयर फ्लो हो रहा होगा। ठीक है। तो अब एक पॉइंट मान लो जिसके बाद वेलोसिटी 0 हो रही है। वेलोसिटी 0 होने का सेंस क्या है कि कुछ पार्टिकल है जो लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहे हैं और कुछ पार्टिकल है जो राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहे हैं। तो जो नेट इफेक्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव वो 0 हो जाएगा। और उसके बाद ये दोनों तुमको ऐसा फील दे रहा है कि दो फोर्स है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो थोड़ा कपल टाइप, एक्चुअली कपल नहीं बनेगा बट यू कैन फील इट लाइक इन दिस वे। तो ये एक सर्कल बन जाएगा जो तुमको लास्ट में जो तुमको दिख रहा है वेक रीजन जहाँ पे सर्कुलेशन स्टार्ट हो रहा है। दिख रहा है सबको ये? हाँ दीदी। हाँ दीदी। तो अब ऐसा मान लो कि इस पॉइंट पे फ्लो अटैच नहीं है, वो सेपरेशन स्टार्ट हो गया। तो जितना भी तुमको ये पार्ट दिख रहा है जहाँ पे सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है वो लिफ्ट प्रोड्यूस करने में कोई हेल्प नहीं करता एयरफॉइल की। मतलब ऐसा मान लो कि एकदम वेस्ट वाला पार्ट है, कोई एयरफॉइल लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं करता। तो अब वी एज एन एरोस्पेस इंजीनियर तुम अगर जब बनोगे फिर स्टडी करोगे तो अपन क्या ट्राई करेंगे कि जो रीजन है वेक रीजन ये ट्रेलिंग एज के जितने पास हो उतना ज़्यादा अच्छा है अपने लिए। राइट? ये समझा? नहीं, मतलब ट्रेलिंग एज के पास होने से क्या फायदा देगा हमें? देखो ये अगर वेक वाला रीजन कम होगा ना ट्रेलिंग एज के जितने पास रहेंगे हाँ हम राइट। लोग। तो देखो प्रतीक ऐसा है कि अगर मान लो कि एकदम वो मिड पॉइंट पे है अपना वेक वाला रीजन। ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो अपना एयर फ्लो है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है एंड इट इज इनफेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग लिफ्ट। तो तुम ऐसे समझो कि बीच में से टेलिंग एज तक का एयरफॉइल का जो भी पार्ट है वो लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो उससे होगा क्या? अपन को टोटल लिफ्ट की वैल्यू कम मिलेगी। बट अपन चाहते हैं क्या है कि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट मिले। और वो कैसे हो सकता है
कि अपना जो वेक वाला रीजन है वो जितना हो सके ट्रेलिंग एज के पास शिफ्ट हो जाए। ओके, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे कि ये वॉर्टिसेस टाइप क्रिएट हो रहे हैं तो उसके वजह से विस्कोसिटी तो आएगा ना? हाँ, विस्कोसिटी तो पहले भी था, उसके इसके कारण और ज़्यादा आ जाएगा। हाँ, वही पूछ रहा था। हाँ, इसके कारण और ओके। ज़्यादा आ जाएगा। इनफैक्ट एक और चीज़ तुम कर सकते हो कि तुमको जो वेक रीजन दिख रहा है यहाँ पे प्रेशर कम होता है, ठीक है, और जो तुमको मैंने स्टार्टिंग में बताया स्टेग्नेशन पॉइंट, मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। अब तुम देखो कि अपन अगर एयरफॉइल होती और एयर स्टेशनरी होती तो एयरफ्लो जो अपनी एयरफॉइल या फिर प्लेन कहाँ मूव कर रहा है, जहाँ पे हाई प्रेशर है, और यू कैन से कि अपना जो एयर है वो क्या ट्राई कर रहा है कि जो पीछे धकेलने का ट्राई कर रहा है एयरफॉइल को, जिसके कारण होगा क्या, ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगा। हाँ। तो ये दो चीज़ है कि अगर अपना वेक रीजन ज़्यादा होगा तो उससे लिफ्ट भी कम प्रोड्यूस हो रही है और ड्रैग भी बहुत ज़्यादा है। तो अपन एयरफॉइल का डिज़ाइन या फिर इस तरह से कैम्बर करते हैं कि लिफ्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो और अपन को ड्रैग फोर्स भी कम हो, ठीक है। दीदी, हाँ तो तो जैसे न्यूटन के थर्ड लॉ को अगर हम लोग यहाँ देखें कि हम लोग का एयर जो है वो ज्यादा स्पीड से हम लोग सामने से इस पे डाले जिससे ड्रैग बढ़ रहा है, तो अपोजिट अपोजिट फोर्स की वजह से थ्रस्ट भी बढ़ना चाहिए उतना, मतलब अपोजिट एंड एक्चुअली इक्वल फोर्स। हाँ। सबसे पहली बात, अगर तुम, अच्छा हाँ, शायद मैं तुमको बताने भूल गई कि कोई भी थ्योरी अभी तक ऐसी नहीं आई है जो एक्चुअली एक्सप्लेन कर सके हाउ लिफ्ट इज जनरेटेड और कैसे जनरेट होती है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट तुमने जो पढ़ी थी 11th-12th में बर्नौलीज थी कि प्रेशर डिफरेंस के कारण लिफ्ट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सेकंड तुमने पढ़ी थी वर्कशॉप में न्यूटन्स वाली कि अगर जितना ज़्यादा एंगल ऑफ अटैक बढ़ेगा या फिर जितना ज़्यादा कैम्बर्ड होगा उतना ही पार्टिकल ज़्यादा नीचे फ्लो होंगे, तो बाय इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन उतना ही लिफ्ट मिलेगा एयरफॉइल को। और थर्ड तुमने पढ़ा था कॉन्डाल्स इफेक्ट कि जो फ्लो होता है वो अलोंग द सरफेस ऑफ द एयरफॉइल ग्लाइड करके जाता है। तो तुमको उसका तो मिल गया होगा कॉन्डास इफेक्ट का डीमेरिट कि अगर ग्लाइड करके जाता तो अपन कोई फ्लो सेपरेशन और वेक वाला रीजन नहीं मिलता। अंडरस्टूड। और न्यूटन थ्योरी तो ऐसा है कि एग्जैक्टली कह नहीं सकते क्योंकि कितना रैंडम चीज हो गया ना वो, ऊपर से पार्टिकल आ रहा है, नीचे से कहीं से भी स्ट्राइक कर सकता है। और बर्नौलीज वाला तो तुमको पता ही है कि बर्नौलीज थ्योरम सिर्फ एक ही स्ट्रीमलाइन पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो जो तुमने 11th-12th तक पढ़ा था तुमने दो स्ट्रीमलाइन पे अप्लाई करके, और तुमने एक्सप्लेन किया था हाउ लिफ्ट इज जनरेटेड थ्रू इट, तो वो भी रॉन्ग है। तो एक्चुअली कोई थ्योरी अभी तक ऐसे प्रपोज नहीं हुई है जो कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सके। कोई भी एक्सप्लेन करता है तो दो तीन थ्योरी को यूज करके एक्सप्लेन करता है कि हाउ लिफ्ट इज जनरेटेड। ओके ओके। हाँ तो चलो, अभी तुम लोग का वर्कशॉप भी है तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। वो तो MES का है। हाँ, MES का तुम लोग का वर्कशॉप है। तो अभी थोड़े बस से हम्म। तो अब ये वाला देखो, अब मैंने इसके लिए बनाया है ग्राफ FX73 के लिए, जो कि एक एसिमेट्रिक एयरफॉइल है, सिमेट्रिक नहीं है ये। तो अभी तुम लोग देखोगे तो अभी इसका CL वर्सेस अल्फा प्लॉट अगर देखोगे तो ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है 0.8 और 1 अराउंड 0.9 से, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि ये पूरा जो तुम अगर एयरफॉइल में केम्बर डालते हो, केम्बर मतलब अगर तुम इसको एसिमेट्रिक बनाते हो और इस तरह का कर्वेचर डालते हो, तो क्या होता है कि ये जो लिफ्ट कोएफिशिएंट वर्सेस अल्फा वाला जो प्लॉट है, जो ये ब्लू डॉटेड लाइन तुमको दिख रहा है, ये ये पूरा एज अ होल पूरा ग्राफ ये थोड़ा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। मतलब ओरिजिन पे था, अभी ये इसका कुछ y इज इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव पे आ गया, ये 0 पे। तो अब तुम देखो, अगर तुम्हारे पास नाका 9 का भी बना देता हूँ,
अब तुम देखो, लाइक ये दो प्लॉट तुमको दिख रहा है, एक ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, एक कुछ 0.9 से स्टार्ट हो रहा है, 0 वैल्यू पे। तो क्या लगता है कि कौन सा बेटर है, सिमेट्रिक वाला या फिर केम्बर वाला, बेस्ड ऑन अभी तक जो हम लोग तुमको बताए हैं एयरफॉइल्स के बारे में? इससे पहले बताओ, वाला कोई जो भी था गेस कर लो, नहीं पता। भैया, इससे पहले वाला जो था, रीजन उसका ये है क्योंकि टिम्बर वाला है क्योंकि सी इसमें सीएल ज्यादा आ रहा है। हाँ, सीएल की वैल्यू उसमें 2 पॉइंट समथिंग कुछ था, और यहाँ पे हम लोग का सीएल का वैल्यू जो ये ब्लू वाले लाइन है उसकी कम है, आप हो गई है 1.5 समथिंग। तो क्या कहना चाह रहे हो तुम कि इम्प्रूव हुआ या खराब हुआ केम्बर लगाने से, मतलब इसे थोड़ा कर्व बनाने से, एसिमेट्रिक बनाने से? देखो, ब्लू खराब वाला हुआ। जो है वो ब्लू वाला जो है वो तुम्हारा केम्बर्ड के लिए है, इस शेप के लिए। और वाइट वाला जो है, ये वाइट वाला, ये है तुम्हारा सिमेट्रिक के लिए, इस तरह का। तो परफॉर्मेंस एक्चुअली, इसको एसिमेट्रिक और केम्बर्ड बनाने से परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। क्योंकि अभी अगर तुम देख रहे हो, तो अगर तुम जीरो एंगल ऑफ अटैक दे रहे हो तो ये कोई लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और उसी तरह से ये स्लोप तुम देख सकते हो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, सिमिलर स्लोप है। और थियोरेटिकली भी 2 पाई होता है हर केस में। तो अगर तुम देख रहे हो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0.9 से स्टार्ट हो रहा है। नेगेटिव एंगल्स के लिए अभी इग्नोर करो। और अब तुम देख रहे हो, अगर तुम मान लो 1 डिग्री आगे बढ़े, तो 1 डिग्री पे तुमको यहाँ पे अराउंड 1.1 समथिंग मिलेगा। ये प्लस वाला कर्सर को देखना, तो 1.1 समथिंग मिलेगा। और 1 डिग्री पे यहीं पे तुमको अराउंड 0.3 समथिंग मिलेगा। तो 1 डिग्री एंगल ऑफ अटैक के लिए केम्बर वाला तुमको 1.1 लिफ्ट कोएफिशिएंट दे रहा है, और सिमेट्रिक वाला तुमको 0.3 लिफ्ट कोएफिशिएंट दे रहा है। तो केम्बर वाला ज़्यादा बेटर है। और तुम इस तरह से भी देख सकते हो कि 0 एंगल पे ये कोई लिफ्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। बट इस केस में ये एसिमेट्रिक वाले एयरफॉइल में ये 0 एंगल पे कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर तुम सोचोगे जब लेवल फ्लाइट होता है, लाइक टेक ऑफ करने के बाद वो एक कांस्टेंट हाइट पे जब वो मूव करता है, तो उसका उस समय एंगल ऑफ अटैक ऑलमोस्ट क्लोज टू वेरी क्लोज टू 0 ही होता है। तो अब क्या, लाइक अगर तुम सिमेट्रिक एयरफॉइल यूज करोगे, और अगर वो प्लेन के एक्सिस के पैरेलल ही है सिमेट्रिक एयरफॉइल, तो तुम सोचो कि तब तुम्हारा लेवल फ्लाइट हो ही नहीं पाएगा। तब तुमको हमेशा कुछ ना कुछ एंगल ऑफ अटैक रखना ही पड़ेगा उसके वेट को सपोर्ट करने के लिए। बट अगर तुम एसिमेट्रिक वाला यूज करोगे, ब्लू वाला यूज करोगे, तो जब तुम्हारा लेवल फ्लाइट रहेगा, जब एंगल ऑफ अटैक 0 भी रहेगा, तभी भी कुछ कांस्टेंट लिफ्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा जो उसके वेट को सपोर्ट करता हो। तो इसीलिए एसिमेट्रिक वाला जो एयरफॉइल है, जिसमें ये थोड़ा सा कर्व्ड है, जिसको हम लोग केम्बर बोलते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। समझ आया? हाँ भैया समझ आ गया। और यहाँ पे तुम देख सकते हो स्लोप इसमें भी सेम ही रहता है, 2 पाई। बट इसमें हम लोग जो एज अ होल प्लॉट इसको थोड़ा पीछे शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि तुम्हारा कोरिस्पॉन्डिंग अगर एंगल्स तुम देखो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए लिफ्ट तुमको एसिमेट्रिक में ज़्यादा मिलता है। ठीक है। और ये तो तुम समझ ही गए, स्टॉल ड्यू टू फ्लो सेपरेशन, ये सोनाली ने समझा दिया। और ये भी, इसमें कुछ बताना है क्या सोनाली? यहाँ से ये डायरेक्शन देख सकते हैं कि इनिशियली जो सरफेस के ऊपर है वेलोसिटी बढ़ रही है, देन स्टार्ट डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी। एक पॉइंट के बाद वो जीरो हो जाएगा, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, प्रेशर फोर्स स्टार्ट्स डोमिनेटिंग। तो प्रेशर डिक्रीजिंग प्रेशर के डायरेक्शन में फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो होना, जिसकी वजह से वो सर्कुलेशन स्टार्ट होता है और वेक रीजन क्रिएट हो जाता है, जो लास्ट पहले वाला डायग्राम में बताया था। समझ गए?
इसमें किसी को कुछ डाउट कि डिक्रीज हाँ, तो कैसे होगा? बेसिकली तुम ऐसे सोच सकते हो कि एयर फ्लो हो रहा है और जब तुम्हारा ये ट्रेलिंग एज के पास आ जा रहा है तो तुम सोचो कि एक तरफ जो वेलोसिटी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और एक तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये काइंड ऑफ उस फ्लो को, मतलब ट्रेलिंग एज के पास जो फ्लो होता है वो उसमें थोड़ा रोटेशनल प्रॉपर्टीज ऐसा कुछ आ जाता है, क्योंकि दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा है और वो एक ही लाइन के अलोंग नहीं है, मतलब वो थोड़ा डिफरेंसेस पे लग रहा है। तो इसके कारण तुम समझ सकते हो लाइक इस तरह का वेग पैदा हो जाता है कुछ ट्रेलिंग एज पे। ट्रेलिंग एज पे इस तरह से कुछ फ्लो होने लगता है, मतलब ये ऐसे यहाँ से एयर फ्लो हुआ यहाँ तक, वो चिपका हुआ था, मतलब नो स्लिप कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था। यहाँ पे जब वो सेपरेट हो गया तो ऐसे लाइक यहाँ पे एयर के ऐसे वॉर्टिसेस बन जाते हैं छोटे छोटे, जिससे कि वो मतलब जिससे लिफ्ट कम हो जाता है और ड्रैग बढ़ जाता है। तो वो स्टॉलिंग के लिए ये मेन रीजन होता है। और ठीक है, और कुछ बताना है क्या इसमें और स्लाइड में? नेक्स्ट स्लाइड बता दो, उसमें स्टॉल एक और बार समझा दूंगी। हाँ, तो यहाँ वही है जो बेसिकली पिछले स्लाइड में बताया कि बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो जो पिछले स्लाइड में बता रहे थे कि जब एंगल ऑफ अटैक तुम बढ़ा रहे हो तो पहले फर्स्ट सबसे ऊपर वाला फिगर देखो, इसमें ये एयरफॉइल के अलोंग फ्लो कर रहा है जहाँ पे नो स्लिप कंडीशन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द एयरफॉइल सेटिस्फाइड है। अगर तुम एकदम एंड में देखोगे तो थोड़े से दूर में वो हट जा रहा है, जो कि वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में उतना एक्सपेक्टेड है। फिर सिमिलरली तुम देखो, अगर तुम लिफ्ट कोएफिशिएंट एंगल ऑफ अटैक तुम बढ़ा रहे हो तो धीरे धीरे वेग फॉर्म होना स्टार्ट हो रहा है और फ्लो सेपरेशन बढ़ रहा है। और जब तुम स्टॉलिंग एंगल तक पहुंच जाते हो तो ये इतना, मतलब ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, ये जो वॉर्टिसेस फॉर्म होता है और ये जो फ्लो के जो छोटे छोटे करंट्स बन जाते हैं जिसको वेग बोलते हैं, क्योंकि नो स्लिप कंडीशन हाई एंगल्स ऑफ अटैक पे फिर वो जल्दी लीडिंग एज से थोड़े ही दूर में वो क्या बोलते हैं, खत्म हो जाता है नो स्लिप कंडीशन, फिर वो चिपके नहीं रहता है उस ऑल्सो ये surface एंगल ऑफ से। अटैक पे ड्रैग कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो ड्रैग पोलर से, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड बेटर ड्रैग कैसे इंक्रीज होता है स्टॉल पे। हाँ, तो स्टॉल में देखो, जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ अटैक बढ़ा रहे हैं तो तुम्हारा लिफ्ट घट रहा है, क्योंकि ये वेग प्रॉपर्टीज जो है, ये वेग तुम्हारा सर्कुलर करंट ये फॉर्म हो रहा है। और ये सर्कुलर करंट जो फॉर्म हो रहा है इसके कारण तुम ये भी देख सकते हो कि जब ये सेपरेट हो रहा है तो यहाँ पे एक लो प्रेशर रीजन काइंड ऑफ क्रिएट हो जा रहा है, और नीचे में वैसे ही है, मतलब नीचे में ज्यादा एयरफॉइल के नीचे वाले पोर्शन में उतना इफेक्ट नहीं आता। तो ये प्रेशर का जो बैलेंस रहता है जब एंगल ऑफ अटैक लो रहता है, वो भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण लिफ्ट घट जाता है, लिफ्ट कम हो जाता है, और उसी के कारण इस वेग के कारण मेनली ड्रैग तुम्हारा और बढ़ जाता है। तो इसके कारण तुम्हारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है एयरफॉइल का, जिसको हम लोग L/D रेशियो से भी देखते हैं, जो बताएंगे आगे तुरंत, तो एफिशिएंसी घट जाता है बहुत एयरफॉइल का। ठीक है, चलो ये इससे पहले बाकी सारे प्लॉट्स तुम लोग को जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं क्या क्या होता है। अ, हाँ, तो ये देखो, ये CD वर्सेस CL का प्लॉट है। CD बेसिकली ड्रैग कोएफिशिएंट, तो जैसे लिफ्ट कोएफिशिएंट होता है जिससे हम लोग को लिफ्ट का आइडिया मिलता है, वैसे ड्रैग कोएफिशिएंट होता है जिससे ड्रैग का आइडिया मिलता है। और ये सब मिलता है तुमको एक ही टर्म से डिवाइड करके, जो कि बता रखे, मतलब थोड़ी देर पहले बताए थे। तो Q infinity S dynamic pressure multiplied by the area of the wing, और एयरफॉइल के हाँ, केस में ये कॉर्ड लेंथ कंसिडर कर लेते हैं C मल्टीप्लाई बाय 1 इन द केस ऑफ हाँ, एयरफॉइल। एयरफॉइल्स के लिए हम लोग एयरफॉइल्स का ट्रीटमेंट हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग उसको एक इनफाइनाइट विंग का क्रॉस सेक्शन मानते हैं। तो विंग बेसिकली इनफाइनाइट है, तो अगर विंग इनफाइनाइट है तो हम लोग उसका एरिया इनफाइनाइट तो नहीं ले सकते ना, तो हम लोग एक इनफाइनाइट विंग का यूनिट स्पैन का एरिया लेते हैं, मतलब उस इनफाइनाइट विंग का एक यूनिट लेंथ का कितना एरिया होगा एक यूनिट स्पैन का।
ठीक है। तो ये प्लॉट में बस तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे अच्छे से कि CD वर्सेस CL जो प्लॉट है, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा सबसे नीचे में एक फ्लैट लाइन बन रहा है। तो सिमेट्रिक एयरफॉइल के लिए देखो, जैसे व्हाइट वाला ये 0 के अबाउट, ये प्लॉट भी सिमेट्रिक है। पर अगर तुम ब्लू वाला देखोगे FX वाले के लिए, तो ये सिमेट्रिक, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है कि तुम्हारा लोएस्ट ड्रैग कोएफिशिएंट जो अचीव होता है वो एक रेंज ऑफ CL के लिए हम लोग अचीव करते हैं। तो इसीलिए ये ऐसा बकेट बनता है। और ऐसा समझ लो कि जितना ज्यादा ड्रैग बकेट का लेंथ होगा, इसको हम लोग ड्रैग बकेट बोलते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बकेट जैसा दिख रहा है ये। तो इस बकेट का बेस का लेंथ जितना ज्यादा होगा, उतना ही तुम्हारा एयरफॉइल अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि तुम देखो, ज्यादा बकेट लेंथ अगर तुमको मिल रहा है, तो ज्यादा लिफ्ट कोएफिशिएंट्स के रेंज में तुम सेम मिनिमम ड्रैग प्रोड्यूस कर पा रहे हो। मतलब अगर तुम्हारा लिफ्ट कोएफिशिएंट 1 है तो भी तुम उतना ही ड्रैग ले पा रहे हो, और तुम्हारा 0.5 है तो भी तुमको उतना ही ड्रैग मिल रहा है। तो तुम 1 पे करोगे क्योंकि 1 पे तुमको ज्यादा अच्छा लिफ्ट मिल रहा है, और ड्रैग तो उतना ही है जितना 0.5 पे था। तो इसीलिए ड्रैग बकेट का लेंथ जितना ज्यादा हो, उतना ज्यादा अच्छा होता है एयरफॉइल के लिए। और सिमेट्रिक एसिमेट्रिक के लिए सिमिलर है, तुमको इसमें ड्रैग बकेट लेंथ तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा छोटा है। तो वो तुम इसीलिए HFLR5 बेसिकली यूज करते हैं कि हम लोग ये सब पैरामीटर्स को कंपेयर कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सिमेट्रिक वाले के लिए ड्रैग बकेट लेंथ का वैल्यू थोड़ा नीचे है और थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू ब्लू वाला, जो कि थोड़ा ऊपर है और थोड़ा सा छोटा लग रहा है देखने में। तो इससे तुम बेसिकली एनालाइज कर पाते हो, और तुम्हें अगर कोई एयरफॉइल सेलेक्ट करना है दोनों में से, तो तुम इसको कुछ वेटेज दोगे, कुछ पॉइंट्स दोगे, और तुम सारे प्लॉट्स का एक वेटेड एवरेज लोगे कि किसमें कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली तुम एक एयरफॉइल सेलेक्ट करोगे अपने प्लेन को डिजाइन करने के लिए, मिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये पहला प्लॉट था। ये चलो, इसके बारे में बहुत चर्चा हो गया। बेसिकली ये दो प्लॉट्स है, CL वर्सेस अल्फा। सिमिलरली तुम देख सकते हो यहाँ पे ब्लू वाला काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है फर्स्ट वाइट वाले को। यहाँ पे ब्लू वाला, यहाँ पे वाइट वाला थोड़ा बेटर था, बट यहाँ पे ब्लू वाला काफी बेटर है। तो अगर तुमको खाली ये दो प्लॉट से कंपेयर करना हो, कोई एक खाली ये दो प्लॉट्स देख के तुमको कोई एयरफॉइल सेलेक्ट करना हो, तो तुम ब्लू वाला सेलेक्ट करोगे क्योंकि इसका लिफ्ट कोएफिशिएंट मतलब बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा है कंपेयर टू वाइट वाला। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे वाइट जीत रहा है, बट बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं जीत रहा। क्लियरली ये CM वर्सेस अल्फा हो गया। तो इसमें भी दोनों के लिए तुम देख सकते हो, CM के लिए भी तुम देख सकते हो, सिमेट्रिक के लिए अगेन वाई एक्सिस के अबाउट प्लॉट सिमेट्रिक है एटलीस्ट 10 से पहले, और अब अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिक है, एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता। और सिमिलरली तुम ब्लू वाले के लिए जैसे देखो तो इसका काफी नेगेटिव वैल्यू है। CM मोमेंट कोएफिशिएंट, अगेन मोमेंट डिवाइडेड टोटल मोमेंट ऑन एन एयरफॉइल डिवाइडेड बाय तुम्हारा हाफ रो वी स्क्वायर इनटू एरिया। तो CM वर्सेस अल्फा के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जितना 0 के पास होगा उतना बेटर है। तो इसमें तुम देख सकते हो वाइट वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, और ब्लू वाला थोड़ा नेगेटिव है। तो इसीलिए यहाँ पे वाइट को ज़्यादा प्रेफर कर लेंगे, इतना नेगेटिव भी नहीं चाहिए। तो दो डिफरेंस होता है, एक होता है तुम्हारा पिचिंग मोमेंट और एक होता है पिचिंग मोमेंट डेरिवेटिव। तो पिचिंग मोमेंट डेरिवेटिव के बारे में हम लोग तुमको विंग्स का जब वर्कशॉप होगा तब डिटेल में बताएंगे। अभी बस इतना जान लो कि पिचिंग मोमेंट डेरिवेटिव जो होता है विंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो जितना पिचिंग मोमेंट डेरिवेटिव जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा एयरक्राफ्ट स्टेबल रहेगा। जो कि तो पिचिंग मोमेंट और पिचिंग मोमेंट डेरिवेटिव में डिफरेंस है। तो डेरिवेटिव जितना नेगेटिव होगा उतना अच्छा है, और मोमेंट क्लोज टू 0 अच्छा है एयरफॉइल के लिए।
विंग्स के लिए हम लोग डिटेल में तुमको बताएंगे कि कैसा क्या होता है, ठीक है। फिर CD वर्सेस अल्फा, तो ये CL वर्सेस अल्फा के जैसे ही CD वर्सेस अल्फा प्लॉट है। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि वाइट वाले का ड्रैग थोड़ा सा कम है कंपेयर्ड टू ब्लू वन का थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ अगर सिर्फ इस प्लॉट के हिसाब से देखें तो इस प्लॉट में ब्लू वाला बेटर परफॉर्म वाइट वाला बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसका ड्रैग कम है ब्लू वाले से, और इसका लेंथ भी ज्यादा है, मतलब ये हायर रेंज ऑफ एंगल ऑफ अटैक के लिए ये सिमिलर लोएस्ट ड्रैग दे पा रहा है। फिर तुम्हारा ये एक इम्पॉर्टेंट प्लॉट है CL/CD वर्सेस अल्फा। तो CL/CD बेसिकली हम लोग को एरोडायनेमिक एफिशिएंसी बताता है। बेसिकली अगर तुमको बताना है कि एक एयरफॉइल का कितना एफिशिएंसी है, तो तुमको लिफ्ट और ड्रैग दोनों इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लिफ्ट बहुत ज्यादा है पर ड्रैग भी उतना ही है, तो वैसे तो वो लेने का मतलब नहीं हुआ ना। तो फंडा ये है कि लिफ्ट मैक्सिमम होना चाहिए, ड्रैग मिनिमम होना चाहिए। उसको वो रेशियो से बिल्कुल सही रिप्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि CL/CD में लिफ्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वैल्यू होगा CL/CD का, और CD का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही बढ़ेगा CL/CD का वैल्यू। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे ब्लू वाला आउट परफॉर्म कर रहा है वाइट वाले को, तो CL/CD में एरोडायनेमिक एफिशिएंसी में तुम्हारा केम्बर्ड वाला एयरफॉइल ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर्ड CL टू। भैया हम लोग का वही हुआ ना, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। हाँ, CL कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, CD कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, सब में बेसिकली यही रहता है। CL बेसिकली लिफ्ट डिवाइडेड बाय हाफ रो वी स्क्वायर इनटू एरिया, वैसे ही ड्रैग भी D डिवाइडेड बाय हाफ रो वी स्क्वायर इनटू एरिया। और अभी इससे पहले जो दिखाए थे मोमेंट का, इसमें भी टोटल जो नेट मोमेंट है डिवाइडेड बाय हाफ रो वी स्क्वायर इनटू एरिया, ठीक है। तो इतना ही था ना। हाँ, ये 5 प्लॉट जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और तुमको कंपटीशन में भी हम लोग ये प्लॉट्स कंपैरिजन से रिलेटेड कुछ देंगे। तो ये जानना इम्पोर्टेंट है कि क्या चीज क्या होने से वो इम्प्रूव करता है। CL/CD ज्यादा होने से बेटर है, सिमिलरली ड्रैग बकेट लेंथ ज्यादा होने से बेटर है। फिर CD वर्सेस अल्फा में तुम्हारा ड्रैग कम होने से बेटर है। तो इस हिसाब से तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सारे प्लॉट्स देख के तुमको सारे प्लॉट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को इनकॉर्पोरेट करके हमें बताना होता है कि एयरफॉइल कैसा है, दो एयरफॉइल्स के बीच का कंपैरिजन कैसा है, ठीक है। तो बस अभी हो ही गया, अभी एक लास्ट पार्ट बाकी है। तो हाँ, तो व्हाट मेक्स अ गुड एयरफॉइल। तो जो प्लॉट्स का बताया मैं यहीं पे बस थोड़ा सा समराइज करके बता देता हूँ। पहला है L/D, जो कि अभी तुरंत दिखाया ही तुम लोग को। बेसिकली मैक्सिमम लिफ्ट चाहिए और मिनिमम ड्रैग चाहिए, उसके लिए L/D से बेटर रिप्रेजेंटेशन क्या ही होगा। तो इसी को बोलते हैं एरोडायनेमिक एफिशिएंसी, और ये बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है। फिर CL max, तो CL max बेसिकली इसका थोड़ा दिखा देता हूँ वापस से। तो जैसे यहाँ देख सकते हो CL max ये है, मतलब स्टॉलिंग होने से पहले CL max अचीव होता है, स्टॉलिंग होने से जस्ट पहले। दोनों केस में देख सकते हो, यहाँ पे स्टॉलिंग, ये पॉइंट के बाद स्टॉलिंग हो जा रहा है, सिमिलरली एक पॉइंट के बाद स्टॉलिंग हो जा रहा है। तो जो सबसे मैक्सिमम जो CL होता है तुम्हारा स्टॉलिंग अचीव होने से पहले, उसको CL max बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ब्लू वाले का बेटर है, केम्बर्ड वाले का बेटर है कंपेयर टू सिमेट्रिक वाला। तो CL max से तुम्हारा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट हो जाता है। तो बेसिकली ये कुछ वैसा कोई बहुत ये तुम लोग ऐसे ही समझ सकते हो। ये क्या किए हैं, बेसिकली लिफ्ट को हम लोग वेट के बराबर किए हैं, क्योंकि हम लोग को फ्लाइट के टाइम लिफ्ट एटलीस्ट वेट जितना तो चाहिए ही, है ना। तो बेसिकली CL क्या होता है, CL होता है तुम्हारा लिफ्ट डिवाइडेड बाई हाफ रो वी स्क्वायर इनटू एरिया। तो लिफ्ट को बस हम लोग लिख दिए वेट, क्योंकि लिफ्ट इज इक्वल टू वेट एट वर्स्ट, होना चाहिए उससे ज्यादा यूजुअली, बट लेवल फ्लाइट में हम लोग को लिफ्ट इज इक्वल टू वेट चाहिए। तो बस उसके बाद हम लोग
CL इज इक्वल टू वेट बाई हाफ रो वी स्क्वायर इंटू एरिया था, तो बस वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना दिए, उससे ये आ जाता है। तो वी स्टॉल, तो देखो अभी v और CL मैक्स पे ऐसा डिपेंडेंस है, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√CL। तो अगर हम लोग को मिनिमम वेलोसिटी चाहिए जिसपे प्लेन उड़ सकते, तो उसके लिए हम लोग को CL को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि CL डिनोमिनेटर में है। तो CL जितना ज्यादा होगा, वेलोसिटी स्टॉलिंग का उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा CL मैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तुम जितना ज्यादा CL मैक्स बढ़ाओगे, उतना ही कम वेलोसिटी पे तुम प्लेन को उड़ा सकते हो। और चाहिए क्या हम लोग को, जितना कम वेलोसिटी पे ही प्लेन उड़ जाए उतना ही अच्छा है। मतलब प्लेन को तुम थोड़ा सा धक्का दिए वो उड़ जाए तो क्या ही मतलब क्या ही बात है। ऐसा होता नहीं है ऑब्वियसली, बट जस्ट फॉर एन एक्सट्रीम एग्जांपल, तो जितना कम स्टॉलिंग वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा अच्छा है, हम लोग उतने ही कम पावर में प्लेन को उड़ा सकते हैं। हाँ, तो CL मैक्स का ये इंपॉर्टेंट होता है। ड्रैग बकेट लेंथ का तुम्हारा हम लोग ने बता दिया कि जितना ज्यादा फ्लैट होगा उतना अच्छा है, क्योंकि फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ CL यू हैव द सेम मिनिमम CD। और सिमिलरली तुम ये भी कंपेयर कर सकते हो, मिनिमम ड्रैग कोएफिशिएंट तुम देख सकते हो CD वर्सेस एंगल ऑफ अटैक के प्लॉट से, जो कि ये वाला था। हाँ, तो CD जितना मिनिमम होगा तुम देखोगे कि यूनिवर्सली मतलब पूरे प्लॉट में जो भी तुमको मिनिमम CD मिल रहा है, तो वो तुम दो एयरफॉइल्स का कंपेयर करोगे, तो जिसमें कम आएगा वो बेटर होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग को कम ड्रैग मिल रहा है और कम ड्रैग हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो आज के वर्कशॉप के लिए इतना काफी है, बाकी आगे देखते हैं, सेकंड वर्कशॉप भी होगा तुम लोग का। तो अभी के लिए इतना है, और रिकॉर्डिंग तुम लोग को मिल जाएगा, तो XFLR5 खुद से एक्सप्लोर करना। और यूट्यूब का प्लेलिस्ट आई गेस तुम लोग को मिला हुआ है, नहीं मिला है तो दे देंगे। और बस, और किसी को पूछना है कुछ तो पूछ लो। नहीं पूछना क्या? भैया अभी एकदम से तो सब कुछ आ नहीं रहा है। हाँ भैया, हाँ एक हाँ चीज ठीक है, सवाल वो पूछेंगे। एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि जैसे आपने बोला कि एक रहता है कि ड्रैग हमारा मिनिमम रहे, CD मिनिमम, और एक रहता है ड्रैग बकेट लेंथ, कि वो हमारा उसका लंबा होना चाहिए लेंथ। अब जितने आपने जैसे ग्राफ देखा है, तो उसमें ये था कि दोनों जो फैक्टर्स थे, मतलब कि ड्रैग बकेट लेंथ भी लंबा और CD मिनिमम, दोनों मैच हो रहे थे। कभी ऐसा हो अगर कि A और B दो प्लॉट है, ए वाले का ड्रैग मिनिमम है, मतलब ए वाले का ड्रैग जो है वो बी वाले से कम है, पर जो ड्रैग बकेट लेंथ है ए वाले का वो छोटा है बी से। तो अब एक तरीके से मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग ड्रैग बकेट लेंथ और मिनिमम ड्रैग, इन दोनों में से किस फैक्टर को इम्पोर्टेंस देंगे? ड्रैग बकेट लेंथ वाले प्लॉट से तुम बस बकेट का लेंथ देखते हो। CD मिनिमम तुमको, मिनिमम ड्रैग तुम मेनली CD वर्सेस अल्फा के प्लॉट से देखोगे। मतलब बकेट लेंथ का अगर तुम प्लॉट्स कंपेयर करो तो उसमें तुम लेंथ देख लो कि किसमें लेंथ ज्यादा है। और तुमको मिनिमम ड्रैग अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए तुम CD वर्सेस एंगल ऑफ अटैक वाला प्लॉट देख लो, दोनों एयरफॉइल्स का। तो मिनिमम तुम सेलेक्ट करो CD वर्सेस अल्फा वाले प्लॉट से, और लेंथ तुम सेलेक्ट करो बकेट वाले प्लॉट से। ऑब्वियसली मतलब अगर वो कंपेरेबल रेंज में है तो, लाइक कंपेरेबल रेंज में ही रहेगा मोस्टली। बट अगर मान लो कुछ अनयूजुअल सिचुएशन आ गया, अनकन्वेंशनल सिचुएशन आ गया, जिसमें ड्रैग बकेट लेंथ तुम्हारा एक का बहुत ही ऊपर है और एक का बहुत ही नीचे है, तब तुमको शायद ड्रैग बकेट लेंथ का मिनिमम ड्रैग इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने डिसीजन मेकिंग में। बट अगर वो बहुत आसपास है तो तुम मिनिमम ड्रैग के लिए तुम एंगल ऑफ अटैक के साथ का वेरिएशन से लेते हो उसको। ठीक है, ओके। और किसी कोई डाउट्स?
अच्छा, आज के वर्कशॉप में किसको कितना समझ में आया पहली बार? कितना %? आशुतोष? दीदी मेरे को तो क्या है ना कि ऐसे जब वर्कशॉप लंबे खींचने लगते हैं तो मेरे को बोर होने लगता है एंड एंड में। तो स्टार्टिंग के तो समझ में आने लगे थे, फिर बाद में फिर मेरे को बोर होने लगा, तो मैं उतने ध्यान से नहीं देख रहा था। अच्छा कोई नहीं, चले, कुछ भी डाउट्स हो तो ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, फिर पीएम कर देना, या फिर डाउट सेक्शन रख देंगे हम। हाँ दीदी। और रिकॉर्डिंग हाँ देख लेना। चलो, वो तो समझते हैं, रिकॉर्डिंग भी है तुम लोग के पास, कुछ डाउट हो तो वो सब देख लेना, चेक कर लेना, हाँ भैया। पूछ सकते हो, ग्रुप पे तो पूछ ही सकते हो जो भी पूछ